डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट सीधा कर लेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन दिखा के आपको बताएंगे। इस तरह का क्वेश्चन होगा, पैकेज में भी दिया हुआ वहाँ पे। और हर जगह देखते हैं कि जे एडवांस का जो पैकेज देता है, जैसे आपका फिट जी का देता था, आई जैसे आपका एलन का देता है, आकाश का देता है, सब में वो सब क्वेश्चन होता है। वो सब क्वेश्चन भी कॉमन में क्वेश्चन आपको करवा देंगे। तो वो सब क्वेश्चन जेई मेन में जब जाओगे, जेई एडवांस में जब जाओगे, माइंड में बता रहा हूँ, वो ज्यादा उस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ी पता होना चाहिए। तो सुनो, सबसे पहले आप लिखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता क्या है ये। ये इफेक्टिव न्यूक्लियस, इफेक्टिव रेडियस ऑफ न्यूक्लियस याद रखिएगा। मैंने एक क्वेश्चन शुरू थे, इफेक्टिव रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इफेक्टिव रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से बोला जाए। तो मान लीजिए कि आर नोट आपने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का एज्यूम किए, होता क्या सुनिए। ये टॉपिक कहाँ का है, इससे फिर से मैं रिमाइंड देता रहा हूँ। रदरफोर्ड्स का थ्योरी याद होगा, उसमें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था कि नहीं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हाँ सर। अल्फा पार्टिकल के बॉडी किया था, तो वही का टॉपिक है, तो सुनिएगा। आप मान लो कि बेटा ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है कि नहीं। हाँ सर। हाँ तो सर। मैंने उसका चार्ज क्या लिया, जेड ई ले लिया। जेड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ई क्या हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो चार्ज आ गया आपका। किसका चार्ज है बेटा ये, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का चार्ज है। अब सुनिए क्या होगा। मान लो एक सिंपल थ्योरी बता रहा हूँ कि अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग कर रहा हूँ। अल्फा पार्टिकल स्टार्ट के यहाँ से, अल्फा पार्टिकल मान लो ये अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, तो आपको पता है 2e। यहाँ पे जेड नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2e लिख रहा हूँ, क्योंकि डायपॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियस होता है कि नहीं बेटा। यस। तो मैंने एक तरफ जेड ही लिखा, एक तरफ मैंने 2e लिखा, तो जेड ही इसको तो मैं आगे तो बड़ा कर देता हूँ, इसको थोड़ा पकड़ो इसको। जेड ही है ये तो। तो ये जो जेड ही बेटा, ये चार्ज किसका है? ये जेड ई जो चार्ज ले रहे हो, ये किसका चार्ज है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। यस सर। चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। मैंने समझ में आ गया, न्यूक्लियस का है ये। अब सुनो, अब जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा गौर से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा, देखिएगा। अन्वेषा सुनो, देखो क्या होता है। अल्फा पार्टिकली जो पॉजिटिवली चार्ज, राइट। अब अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज जब न्यूक्लियस की तरफ जाएगा बेटा, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, वो भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो बेटा जब पॉजिटिव न्यूक्लियस। चार्ज न्यूक्लियस के क्लोज आएगा, तो रिपल्सन, रिपल्सन होगा कि नहीं। हाँ सर। रिपल्सन होगा। तो मान लीजिए कि मान लीजिए कि अल्फा पार्टिकल बहुत स्पीड से अगर न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, तो उसका स्पीड ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगी। हाँ सर। हाँ सर। और जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस के हेड ऑन की तरफ चलेगा, न्यूक्लियस के एकदम हेड ऑन क्लोज चलेगा, क्योंकि रिबॉन्स बैक करवाना आपको वहां से। तो आप बताइए बाउंस बैक आप किया था 20,000 पार्टिकल में एक पार्टिकल रिबॉन्स किया हाँ। था कि नहीं? हाँ हाँ। हाँ आप सर। याद रखिएगा बेटा कि एक अल्फा पार्टिकल पूरा हेड ऑन कोलिजन कर गया, न्यूक्लियस की तरफ गया, तो न्यूक्लियस को वो टच नहीं कर पाएगा, न्यूक्लियस से पहले ही डिस्टेंस वो वहां से मुड़ जाएगा आपका। तो बेटा क्या होता है कि किसी बॉल को जब आप, मान सुनिए, किसी बॉल को जब आप फेंकते हो, आप स्पीड पीक पे जाके जीरो हो जाता है कि नहीं इसका। आप बताइएगा। जब फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि बॉल को रिसप्रेजेंटेशन जो करवाते हैं, तो बॉल को जब फेंकते हो ऊपर, तो आप मान लो एच हाइट पे जाके वहां पे जीरो होके फिर नीचे आ जाता है कि नहीं। हाँ सर। बेटा आप खुद से बताइए, जब ऊपर फेंकते हो तो ग्रेजुअली उसका स्पीड डिक्रीज होता है कि नहीं। हाँ सर। और जब नीचे गिरता था स्पीड उसका बढ़ते चला जाता है कि नहीं, बताइए हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते। हाँ सर। तो हाँ। वैसे ही सोचिए कि अल्फा पार्टिकल यहाँ से, अल्फा पार्टिकल आपका यहाँ से, अल्फा पार्टिकल जो था यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, स्टार्ट किया, यहाँ से गया। और जैसे ही यहाँ पे गया बेचारा को वहां से रिपल्सन मिला, यहाँ से ये बाउंस बैक मार गया, यहाँ से रिवर्स हो गया। जैसे यहाँ से रिवर्स हो जाएगा आकाश, आपको तो जैसे रिवर्स हो जाएगा इस पार्ट से, रिवर्स हो गया, तो ये डिस्टेंस पर आपका स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो। एसी को बोलते हैं हम लोग आर नोट। ये इतना बड़ा दिखा है, इतना बड़ा होता नहीं, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब सुनना मेरी बात। न्यूक्लियस से आर नोट के डिस्टेंस पे उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो।
और बेटा न्यूक्लियस से आर नॉट डिस्टेंस पे जैसे वो गया 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 जैसे रुक गया तो उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा कि नहीं। हाँ सर। पहले जिस सोर्स से आप अल्फा पार्टिकल छोड़ रहे थे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से जा रहा था वो, ग्रेजुअली उसका स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होते चला जाएगा, डिक्रीज होते चला जाएगा। तो बेटा एक सर्टेन डिस्टेंस पे जैसे रुक गया वो, तो वहां पे उसका उसके बीच में न्यूक्लियस के बीच में कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने खुद से बताइए एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट सपोज पे अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस के बीच का पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगा कि नहीं। आकाश बताइए। हाँ सर। वही काइनेटिक आपका कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल में। तो याद रखिएगा एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे जब जाते हैं हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे, ये सब फिजिक्स में बहुत पढ़ोगे आप, केमिस्ट्री में पूछता भी नहीं क्वेश्चन, इससे आपको पैकेज में दिया इसीलिए बता दिया मैंने। एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। हाँ बेटा बताओ, तो पोटेंशियल एनर्जी जब दिखाते हैं हम लोग बताए थे Q1 इंटू Q2 लिए थे कि नहीं, याद करो उसको। तो काइनेटिक एनर्जी का अल्फा पार्टिकल लोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर लेंगे। बेटा ये किसका मास में ले रहा हूँ, पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल जब लिखेंगे तो ये क्या होगा आपका, रिपल्सन हो रहा है कि अट्रैक्शन हो रहा है बताइए आप लोग। रिपल्शन। रिपल्शन। रिपल्सन, रिपल्सन होने से पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। हाँ हाँ। Q1 लिए, यहाँ पे Q2 लिए, ये प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है अपॉन आर नोट लिए। आप बताइए बेटा यहाँ पे ये इक्वेशन से मैं फाइंड करूंगा, ये इक्वेशन है सुनिएगा। यहाँ पे क्या क्या मैं बता रहा हूँ सुनो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। याद रखना है ये सब, ये सब फिजिक्स में ज्यादा यूज होता है। Q1 जो होगा वो 2e लिया, ये किसका चार्ज है बेटा, अल्फा चार्ज पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल राइट, अल्फा पार्टिकल लिए। और ये Q2 किसका चार्ज है, न्यूक्लियस का। यस चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। अब बेटा आप खुद से बताइए, अगर एटॉमिक नंबर मेरे को पता रहेगा तो सीधा जेड के वैल्यू एटॉमिक नंबर पुट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन का ई स्क्वायर हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैलकुलेशन आप कर पाओगे कि नहीं, यहाँ से बताओ आप लोग। एम क्या हो जाएगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अब बेटा बताओ अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा कितना होगा, मास ऑफ 4 प्रोटॉन। अरे बेटा अल्फा पार्टिकल होता है डायपॉजिटिव एलियन न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस में जाओगे तो 2 न्यूट्रॉन होता है, 2 प्रोटॉन होता है। मास ऑफ ओडी। न्यूट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं हम लोग। तो सीधा अल्फा पार्टिकल का मास जब लेंगे, अल्फा पार्टिकल का जो मास लेंगे, अल्फा पार्टिकल का अगर मास लेंगे हम लोग तो सीधा 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कर देंगे कि नहीं बताइए आप लोग। अगर प्रोटॉन का मास देगा तो सीधा 4 से मल्टीप्लाई करके अल्फा पार्टिकल का मास आ जाएगा, तो ग्राम में केजी में रिप्रेजेंट कर देंगे, अगर ऐसा यूनिट में करेंगे तो। अब देखो तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है देखो। अब बेटा खुद से सोचो, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन देगा, ये वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी, यहाँ पे ये वैल्यू अकॉर्डिंग टू कंडीशन आएगा, आर नोट का वैल्यू आपको फाइंड करना है, कितना स्पीड से जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगा वो दे देगा, तो आप पकड़ पाओगे कि नहीं, क्वेश्चन बना लोगे कि नहीं बताइए आप लोग यहाँ पे। समान बताइए, समझ में आ गई। हाँ सर। देखो मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, मैंने कहा आपने पूछा तो वही सब क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, कुछ आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ देखो। आप ही का पैकेज का क्वेश्चन है इसलिए आप ही का पैकेज का क्वेश्चन दिखाऊंगा देखो। और भी क्वेश्चन से बहुत सारा लाए हो तो वो सब बताऊंगा आपको, देखो यहाँ पे क्या होगा। देखो ये सब मैं सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा आज मैं आपको, और देखना यहाँ पे क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ आपको। देखो, देखो बोला है तो व्हाट मिनिमम डिस्टेंस विल एन अल्फा पार्टिकल विद द काइनेटिक एनर्जी टी दिया यहाँ पे 0.4 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट अप्रोच इन द केस ऑफ द हेड ऑन कॉलिजन टू द स्टेशनरी लेड न्यूक्लियस।
बता, लेड का जो एटॉमिक नंबर होता है, लेड का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, आपको पता होना चाहिए 82 होता है, और 208 होता है ये, तो आप 82 लोगे जेड का वैल्यू। राइट। और बोल रहा है यहाँ पे कि देखो ये काइनेटिक एनर्जी दे दिया मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में, उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना दिया अल्फा पार्टिकल का बताइए, 0.40 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। इसको बेटा 0.40 इंटू 10⁶ कर देंगे तो इलेक्ट्रोवोल्ट में आ जाएगा कि नहीं ये। और इलेक्ट्रोवोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो टू फोर वन जीरो पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द माइनस नाइन। हाँ, 0 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में आ जाएगा, कूलम में आ जाएगा कि नहीं बताइए आप लोग, ये किस में आ जाएगा, आपका जूल में आ जूल्स जाएगा, में। जूल में आ जाएगा कि नहीं बताइए आप लोग। आ गया आपका। अब देखिए, आप सीधा क्या करेंगे यहाँ पे, 0.40 इंटू 10⁶ ले लिए, और 1.602 इंटू 10⁻19 ले लिए, और इसको सीधा मैं क्या करूंगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप बताइए जेड कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू ई कर देंगे, और यहाँ पे 82 ई कर देंगे, अपॉन आर नोट करेंगे। बेटा इसी को आगे करोगे तो 9 इंटू 10⁹ कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 164 हो जाएगा कि नहीं है। बताओ, ई स्क्वायर अपॉन क्या होगा, आर नोट हो जाएगा। आप देखना यहाँ पे ये वैल्यू कैंसिल हो गया कि नहीं। देखो आप लोग, वो वाले ई स्क्वायर का कैंसिल हो रहा है कि नहीं, 1.602 वही तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, लाइन के तो वर्क करना मेरे को। आर नोट का वैल्यू जैसे जाएंगे तो आर नोट का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा आप खुद से, 9 इंटू 10 कर क्या हो जाएगा, 9 हो रहेगा ये, अब 164 तो रहेगा ये आपका, 0.4 इंटू 10⁶ करेंगे, ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं देखो स्माइल, और तो कुछ नहीं जाएगा यहाँ पे। 3 कर देंगे, 0.4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका। 4 करेंगे, ये 4 से करेंगे तो ये 41 हो जाएगा आपका, ये 9 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा आपका, 10 कर क्या हो जाएगा, ये 4। यहाँ तक मीटर गए थे। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको पूछा होगा, नहीं नहीं कहीं रॉन्ग कर दिए हैं, देखो चेक करो तो बेटा कहीं पे रॉन्ग किए तो कि नहीं। ई का वैल्यू लेना पड़ेगा। वैल्यू नहीं पुट किया ई का सर। वैल्यू नहीं पुट हुआ सर। हाँ, वही ई का वैल्यू नहीं पुट किए थे इसीलिए रॉन्ग आ रहा था, तो ई का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, तो माइनस में चला जाएगा कि नहीं आपका, 1.602 इंटू 10⁻19 ले लीजिए यहाँ पे, ये इधर से ला रहे हैं, इधर से ला रहे हैं हम लोग, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, उसके बाद नीचे कितना लिखेंगे, 0.40 इंटू 10⁻6। अब सही है। अब देखो, तो मैं वैसे ही फिर कैलकुलेशन पे लेके जा रहा हूँ, तो ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, आपका -25 आ जाएगा, 25 जैसे जाओगे तो -16 आ जाएगा आपका, और -16 जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, -15 कर देंगे, -15 करेंगे तो 9 इंटू 41 आ जाएगा, इंटू 1.602 इंटू 10⁻14 कर देंगे, ये आ जाएगा मीटर। आगे जाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने मल्टीप्लाई किया भी था वहां पे, 9 हो जाएगा ये, और ये आपका 36 हो जाएगा, इंटू 1.602 को आप 10⁻14 देंगे। आगे क्या करना, 1.6 से मल्टीप्लाई करके आगे निकल जाना, आपका आंसर आ जाएगा। आईटी का इंटीजर टाइप में भी क्वेश्चन अगर ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, 1.6 लेके चलेंगे तो आपका वो रेंज में आ जाएगा। तो बेटा कर लोगे आगे का कैलकुलेशन समझ में, कैसे डिस्टेंस अप्रोच को फाइंड करते हैं हम लोग। अगेन वो समझ में आ गया, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस अप्रोच। यस सर। तो यही था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, मैंने फाइंड करवाना बता दिया आपको। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पैकेज में बहुत कर दिया हुआ, तो आप करके देखो अपने आप समझ में जाएगा। अब एक चीज क्या बता रहा हूँ सुनना, अब जो एक चीज बता रहे हैं उसको देखिएगा क्या बता रहा हूँ आपको, देखो होता है क्या। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने फाइंड किया था बोर्ड रेडियस में, हाँ सर। और आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े थे वहां पे, बमर सीरीज, लेमन सीरीज सब पढ़े थे हम लोग। हाँ सर। सबसे एनर्जेटिक रेडिएशन किस में होता था, लेमन सीरीज में। अलाइन। लाइमन। अल्ट्रावायलेट रीजन में आता था। और सबसे विजिबल रीजन किस में लिए थे, बमर सीरीज में। वार्निंग। बाबर सीरीज में लिए थे। अब देखिए उसी पे जो क्वेश्चन आपका कुछ कुछ पैकेज में देता है, वो देखिए क्या क्या बता रहा हूँ सुनिएगा। अब मेरे को एक चीज बताना, सीधा बताना आप लोग, एक चीज आपको याद है यहाँ पे कि नहीं, आप देखा ना तो, मैंने जब एनर्जी का कैलकुलेशन डिफरेंस लिया था, मैंने बोला था n2 - n1 लेने के लिए, तो मैंने कुछ ऐसा करवाया था आपको, Z² Me4
एट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हाँ एन एस सर। एच स्क्वायर था, कुछ ऐसा था, बताइए। एच स्क्वायर होगा, फिर एन वन स्क्वायर था माइनस एन टू स्क्वायर था, हाँ कुछ सर। ऐसा था। हाँ सर। कुछ ऐसा था कि नहीं, बताइए आप लोग एक्सप्रेशन। हाँ सर। आपको याद नहीं करना है, इसमें जो चीज बता रहा हूँ ना उसको सिर्फ आपको देखो, स्माइल बता रहा हूँ, ये मेरे को डेरिवेशन आने दीजिए। लास्ट में एक पॉइंट जो लिखोगे बस वही चीज याद रखना आपको। देखो, जेड स्क्वायर को जब आप लोग ये एम ए स्क्वायर ये जो लिए थे आपने, आप याद करो इसी को जब आगे मैंने गया था लेके, इसी को हमेशा आपने क्या किया था, एच सी बाय लेमडा कर दिया था आपने। हाँ सर। स्पेक्ट्रोकेमिकल ट्रांजिशन दिखा रहे हैं ना, तो एट एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा और एच स्क्वायर हो जाएगा, और ये एन वन स्क्वायर होगा। अब बेटा ये एन टू स्क्वायर होगा था यहाँ पर। अब देखिएगा, वन बाय लेमडा जब लिए थे तो जेड स्क्वायर था, एम ई फोर था। अपन याद करो, एट एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर लेंगे, एच स्क्वायर हो जाएगा, एच क्यूब हो जाएगा, इंटू सी आ जाएगा कि नहीं। आपको याद होगा एक चीज, इस वैल्यू को मैंने बोला था कुछ, सर रेडबर्ग रीडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट बोले थे। तो रेडबर्ग कांस्टेंट जब लेते हैं हम लोग, तो ये आ गया था आपका रेडबर्ग कांस्टेंट, याद है किसका था, हाइड्रोजन का लिए, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज था आपका ये। हाँ सर। हाँ। तो रेडबर्ग कांस्टेंट है, तो ये रेडबर्ग कांस्टेंट हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए आर एच में लिख दूंगा यहाँ पे, तो ये लिख दिया रेडबर्ग कांस्टेंट के लिए। आप बता दो रेडबर्ग कांस्टेंट जो होगा, रेडबर्ग कांस्टेंट जो हो गया, वो प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं। अरे बेटा ये तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हम्म, अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाफ करेंगे तो रेडबर्ग कांस्टेंट भी हाफ हो जाएगा। हाँ सर। और एक चीज आपको पता होना चाहिए, जितना भी आपने ये डेरिवेशन किया, आपने एज्यूम कर लिया कि न्यूक्लियस का मास कंपेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट है। मतलब न्यूक्लियस को आपने क्या रखा, स्टेबल रखा, स्टेशनरी स्टेट में न्यूक्लियस का मतलब। हाँ सर। लेकिन जब फिजिक्स में पढ़ोगे, जब एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ोगे आप लोग, मॉडर्न फिजिक्स जब आप पढ़ोगे 12th क्लास में, तो वहां पे सर बताएंगे आपको, वहां पे कि न्यूक्लियस भी मूव करता है। बेटा न्यूक्लियस में अगर मोशन नहीं होता, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को वर्क ही नहीं करता। इससे न्यूक्लियर में भी स्पिन होता है। मैंने क्या बोले तो न्यूक्लियस को स्पिन करे। बट बोर्स ने जो एज्यूम किया था, बोर्स ने बोला था कि न्यूक्लियस का मास जो होता है कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट ले लिया था। मतलब बोर्स ने क्या किया था, न्यूक्लियस को ये स्टेशनरी स्टेट में रख दिया था। आगे जाके साइंटिस्ट ने क्या किया, न्यूक्लियस को भी रोटेट करवाया। न्यूक्लियस में भी रोटेशन रिवॉल्यूशन का बात किया। और जैसे उसमें भी मास, उसका मास को इलेक्ट्रॉन के मास के साथ इग्नोर नहीं किया, और फिर वहां पे करेक्शन टर्म लाया। तो आर को जब करेक्शन टर्म में लाया, तो वहां पे टर्म आ गया आपका रिड्यूस मास का। रिड्यूस मास का कंसेप्ट आपका फिजिक्स में लगता है, यहाँ पे मैं एक सिंपल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। तो बेटा ये समझ में आ गया आपका, रेडबर्ग कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है। हाँ सर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया बेटा ये। हाँ सर। रेडबर्ग कांस्टेंट किस पे डिपेंड होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि ये देखो हाइलाइटर यूज कर रहा हूँ, ये आपका रेडबर्ग कांस्टेंट होगा। ये देखिए मास पे आगे कि नहीं है आपका, आगे यहाँ पे। अब सुनिएगा क्या होगा, इसी इक्वेशन को मैं अगर लेके जाऊंगा, इसी इक्वेशन में आर इक्वल टू क्या था, आर जेड स्क्वायर था कि नहीं आपका, हो गया। नमन बताइएगा, एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर था कि नहीं। हाँ सर। आखिर एक चीज बताना आप लोग, अगर इसको इस इक्वेशन, ये इक्वेशन टू ले रहा हूँ, या इस इक्वेशन को वन ले रहा हूँ, अब मेरे को बताना, और ये इक्वेशन टू ले लो, इसको इसको इक्वेशन वन ले लो, इसको इक्वेशन थ्री ले लो, इक्वेशन वन पे जाइए। अगर मैं चाहूंगा कि इक्वेशन टू से अगर वन के, अगर मान लो इसको, ये जो पार्ट है, ये पार्ट में ये पार्ट देखना, ये पार्ट के साथ इसको थोड़ा कंपेरिजन करवा रहा हूँ मैं आपको। अगर मैं क्या करूंगा, ये पार्ट जो रेडबर्ग कांस्टेंट का था, ये रेडबर्ग कांस्टेंट का था, इसमें अगर मान लो सी एच से मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा, इस पार्ट में अगर सी एच से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रेडबर्ग कांस्टेंट आ जाएगा कि नहीं। मैंने क्या बोला आपको, सुनो, मैंने ऊपर नीचे सी एच से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटा ये रेडबर्ग कांस्टेंट आ गया कि नहीं, आपका चेक करो।
हाँ सर। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग जेड स्क्वायर को हटा के अगर हाइड्रोजन के लिए लेंगे तो जेड स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ से रेबर कांस्टेंट को आर एच इंटू सी एच लिख सकते कि नहीं हम लोग, बताइए आप लोग। हाँ सर। तो देखिए, तो मैं क्या लिख रहा हूँ देख रहे हैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिख रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिख रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, जेड ई इक्वल टू क्या लिखा था, देखो फिर से बता रहा हूँ आपको। जेड स्क्वायर था, एम ई 4 था, अपॉन 8 था, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर था, एच स्क्वायर था, और ये क्या था, एन वन स्क्वायर था, ये एन टू स्क्वायर था। मैं क्या करूंगा इसको देखना, अगर मैंने इसको एन वन स्क्वायर रखा, अभी डिफरेंस नहीं ले रहा हूँ, सुनो, मैं एनर्जी का बात कर रहा हूँ। एनर्जी ये था कि नहीं, आपको बताना था आप लोग, ये था कि नहीं आपका, हाँ सर। तब देखना। हाँ सर। इसी को क्या करूंगा, जेड स्क्वायर को मैंने रखा है यहाँ पे एम ई 4/8 बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। ये था ये, और इधर एन स्क्वायर को मैंने रख दिया अलग से। अब सुनना, इसी को सी एच और सी एच से अगर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा ये क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आपका। हाँ सर। तो ये रेडबर्ग कांस्टेंट हो गया आपका, रेडबर्ग कांस्टेंट हाइड्रोजन के लिए दे दिया। आप बता दो, इसी में एनर्जी को अगर जनरलाइज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एच सी एच अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं फॉर हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू क्या होता है 1। तो आपने कहीं कहीं पे इस तरह का फॉर्म देखा होगा आपने, आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आपने एनसीईआरटी में रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू जो दिया होगा 2.18 इंटू 18 जूल दे दिया होगा, याद करो। दिखा रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी दिखा रहा हूँ, देखिएगा। देखो एनसीईआरटी अगर पढ़ते हो ना आप लोग तो एनसीईआरटी में देखोगे ये चीज। देखो स्ट्रक्चर पैटर्न में दिखा रहा हूँ, एनसीईआरटी का दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा स्पैन देखिएगा, देखना यहाँ पे क्या लिखा, रेडबर्ग कांस्टेंट का डिफरेंस देखो, लिख रहा है कि नहीं यहाँ पे, आर एच एन स्क्वायर ले रहा है कि नहीं यहाँ पे, देखो। और ये वैल्यू ले लिया, और यहाँ पे देखो क्या लिखा है रेडबर्ग कांस्टेंट के बारे में, देखो रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू कितना लिखा है यहाँ पे, देखो एनर्जी के टर्म में लिखा कि नहीं बेटा। अब क्यों एनर्जी के टर्म में लिखा, सुनिए। रेडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट क्या होता था, पर सेंटीमीटर होता था। हाँ रेडबर्ग कांस्टेंट का जो पर सेंटीमीटर में लिखे तो वो क्या दिखाता था, वेव नंबर दिखा दिया वो। हाँ सर। उसी वेव नंबर को जब एस सी बाय लैम्डा को एच एस सी इंटू वेव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका, समझ में आएगा कहाँ से आएगा ये। मैंने देख, आपने बोला था 10967 पर सेंटीमीटर बोला था, तो वेव नंबर था ये। यस हाँ आप इसको क्या सर। करेंगे, 10967 कर देंगे और जीरो जीरो कर देंगे तो क्या होगा, पर मीटर आ जाएगा। हाँ हाँ सर। एस सी बाय लैम्डा होता है, एस सी बाय लैम्डा को ये नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे आप, जैसे जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आपका ये आ जाएगा। आप समझ में आ गया, तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दिखता है यहाँ पे। हाँ सर। हाँ सर। हाँ हम्म। सर। तो बेटा समझ में आ गया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में जब लोग आकाश में तो कहीं भी थे तो बच्चा ये पूछता था, सर आपने जो बोला था ये कैसे आ गया, तब समझ में आ गया कि कैसे आ गया होगा ये। तो जैसे आप उसको वैल्यू पुट करोगे, देखना ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये आप पुट कर दो, देखना ये वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में, इसीलिए रेडबर्ग कांस्टेंट होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको कि हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज का नहीं बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन का बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि फॉर हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा हूँ। एनर्जी को आप एक्सप्रेस कर सकते हो रेडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में भी। आप सुनना, आप जो बताने जो सुनिएगा, अगर मैं रेडबर्ग कांस्टेंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज करूंगा तो रेडबर्ग कांस्टेंट चेंज हो जाएगा कि नहीं, चेंज हो जाएगा। मिल जाएंगे। अब आप बताइए, रेडबर्ग कांस्टेंट का यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा, नो। आपको मैं बता रहा हूँ रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू दिखा रहा हूँ, देखो आपके पास, सुनिएगा, ट्रिटियम का रेडबर्ग कांस्टेंट इज ग्रेटर देन ड्यूटेरियम, आई ग्रेटर देन हाइड्रोजन। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, सुनो एक चीज मैं बता रहा हूँ। हाइड्रोजन के कितना आइसोटोप्स होता है, 3 आइसोटोप्स बोलते हो कि नहीं, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम। बेटा खुद से सोचो, अगर इसके रेडबर्ग कांस्टेंट में अगर डिफरेंस नहीं होगा तो इसका स्पेक्ट्रल लेंथ सेम हो जाएगा। और जब स्पेक्ट्रल लेंथ सेम होगा, जब स्पेक्ट्रोस्कोपी से आइडेंटिफाई करते हैं तो हम लोग कभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे आइसोटोप्स को, कभी नहीं।
इसलिए बेटा याद रखना कि एक ही एलिमेंट का आइसोटोप्स का भी रेडबर्ग कांस्टेंट डिफर करता है। इसका मतलब रेडबर्ग कांस्टेंट कोई कांस्टेंट नहीं होता। मैंने कहा वही तो यस सर। बोर्स ने क्या किया था, बोर्स ने क्या किया था, मास ऑफ न्यूक्लियस को इनफाइनाइट लेके रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स कर दिया था। लेकिन रियल में रेडबर्ग कांस्टेंट फिक्स नहीं होता। आई बात समझ में? तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मैं बता रहा हूँ, करेक्शन करना पड़ेगा, करेक्शन इन रेडबर्ग कांस्टेंट। हाँ, रेडबर्ग कांस्टेंट में कैसे करेक्शन करते हैं, तो देखो क्या करते हैं। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है ये। देखो ये बेटा ये न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो भी है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। इसका मास मैंने m ले लिया। यहाँ से एक सर्टेन डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन है जो आपका रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया है, किसका मास है बेटा, इलेक्ट्रॉन का। अब सुनो, आपको जब मास लोगे रेडबर्ग कांस्टेंट में, तो बेटा क्या होता है कि आप फिजिक्स में थोड़ा आपने पढ़ा होगा कि दो पार्टिकल को अगर एक साथ ऐसे कर दोगे, पार्टिकल को अगर एक को फिक्स करके दूसरा को रोटेट करते हैं, तो जब मास उसका लेते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास हम लोग डिसाइड करते हैं सेंटर ऑफ मास लेते हैं कि नहीं, उसमें बताइए। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि मान लो ये स्प्रिंग है, यहाँ से ये मान लो रॉड है, यहाँ पे मैंने एक बॉल दे दिया, यहाँ पे एक बड़ा बॉल दे दिया, और इसको मैं क्या करूंगा, इसको रोटेट करूंगा। इसको जैसे रोटेट करूंगा तो इसका कुछ भी मैं फाइंड करने जाऊंगा तो रिड्यूस मास आप लेते हो कि नहीं वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। यस सर। सेंटर यस सेंटर सर। यस मास सर। आप समझना कर रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए ये बॉडी है यहाँ पे, तो आपने देखा होगा ये सेंटर ऑफ मास ले लिया, यहाँ पे इसको क्या लिए, सेंटर ऑफ, क्या ये सेंटर ऑफ मास है ये। तो बताओ सेंटर ऑफ मास जब, सेंटर ऑफ मास जब फाइंड करते हैं हम लोग, अब सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास लेते हैं हम लोग, तो मास जो रिड्यूस मास होता है, इसका रिड्यूस मास होता है ये, रिड्यूस मास बोल रहा हूँ इसको, आर बोलते हैं रिड्यूस मास। ये जो होता है रिड्यूस मास, ये क्या होता है, 1/m प्लस 1/m होता है कि नहीं बेटा, ये आप करो अपने। इसको हम लोग बोल देते हैं एम आर बोल दिया, रिड्यूस मास बोल दिया। अब बेटा बताओ तो रिड्यूस मास जो होगा, रिड्यूस मास वो क्या होगा, एम इंटू एम, और क्या हो जाएगा आपका, एम प्लस एम होगा कि नहीं। आप याद रखना, आप जो रेडबर्ग कांस्टेंट होगा, आप जो रेडबर्ग कांस्टेंट का करेक्टेड टर्म जो लोगे, करेक्टेड टर्म जो लोगे रेडबर्ग कांस्टेंट का, वो प्रोपोर्शनल टू होगा रिड्यूस मास का। आप बेटा खुद से बता दो, न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का मास अगर सेम कर देंगे तो रिड्यूस मास क्या हो जाएगा, m/2 हो जाएगा कि नहीं। हाँ सर। m/2 अगर मास रिड्यूस मास हो गया तो इसका मतलब रेडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू क्या हो गया, आप हो जाएगा कि नहीं, बताइए आप लोग। हाँ सर। तो आप उसी का, उसी टाइप का क्वेश्चन जो देता है वहां पे दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा। पहले देखिए उसके बाद मैं फिर से बताऊंगा आपको, देखिएगा क्वेश्चन, देखिए उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको, देखिएगा क्या क्वेश्चन था यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है आपको, देखो ये देखो, मैं टू क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो। बोल रहा है इफ, क्या बोल रहा है देखो, इफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय पॉजिट्रॉन। लेकिन न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन को रिप्लेस कर दिया पॉजिट्रॉन से। अब पॉजिट्रॉन होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास क्या होगा, सेम होगा। अरे पॉजिट्रॉन बेटा होता है मान याद रखिएगा, पॉजिट्रॉन होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास सेम होता है। ये हाँ पॉजिट्रॉन सब आता है आपका न्यूक्लियर डीके से आता है, न्यूक्लियर डीके से आता है, ये पॉजिट्रॉन इमिशन होता है, न्यूक्लियर डीके से आता है। ये सब न्यूक्लियर केमिस्ट्री का पार्ट है। आप सीधा देखिए, पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के जैसा ही पार्टिकल है, लेकिन उसका पॉजिटिव चार्ज है। तो मान लो कि न्यूक्लियस पे आपने पॉजिट्रॉन रख दिया, और बोल रहा है कि पॉजिट्रॉन का जो चार्ज होता है, प्रोटॉन मास दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल ही दिया। तो बोल रहा है वेव नंबर ऑफ द लोएस्ट एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन इन द लाइमन सीरीज। बेटा बताओ लाइमन सीरीज के सबसे लोअर वेवलेंथ फाइंड करना है, तो कहाँ से कहाँ आएगा। लोएस्ट एनर्जी का बोल रहा है, लोएस्ट एनर्जी का मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड करना है, तो कहाँ से आएगा, 2 से 1 आएगा कि नहीं ये, 2 से 1। 2 से 1 आएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, क्या फाइंड करने के लिए यहाँ पे बोल दिया बेटा, वेव नंबर। तो वेव नंबर जब फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो वेव नंबर जैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे,
आर का वैल्यू यहाँ पे करेक्टेड वैल्यू लेना पड़ेगा आपको। करेक्टेड वैल्यू लेना पड़ेगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, और ये n1 स्क्वायर हो जाएगा, और ये n2 स्क्वायर हो जाएगा, ये लेना पड़ेगा। हाँ बेटा, यहाँ पे जेड का तो बात ही नहीं होगा, क्योंकि वहां सब न्यूक्लियस आपने लिया। न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन रखा आपने, अब पॉजिट्रॉन रखा, तो एक ही न्यूक्लियर चार्ज होगा, तो यहाँ पे मैंने आर ही रखा। अब सुनो, ये आर करेक्टेड क्या हो जाएगा? आर करेक्टेड हो जाएगा क्या? बेटा रेड्यूस मास कितना हो जाएगा यहाँ पे? m/2 हो जाएगा। आर करेक्टेड बाय आर एच का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा बताइए? हाफ हो जाएगा कि नहीं? अरे बेटा, दोनों तो मास के प्रोपोर्शनल होगा। तो आर एच में मास में एम ले लूंगा, और आर करेक्टेड में मास m/2 ले लूंगा, तो आपका क्या हो जाएगा? आर करेक्टेड का जो वैल्यू होगा, मतलब रेडबर्ग कांस्टेंट का जो करेक्टेड वैल्यू होगा, वो रेडबर्ग कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन का हाफ होगा कि नहीं, ये बताना आप लोग। पॉइंट समझ में आया? ये बताइए, इसका हाफ होगा कि नहीं ये वैल्यू? हाँ सर। तो हाफ अगर यहाँ पे RH/2 आपको पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे लोएस्ट किसका बोल रहे वेव नंबर, एनर्जी डिफरेंस सबसे कम रखना पड़ेगा, तो वो किस में जाएंगे आप लोग बताइए? 1² - 2² कर देंगे कि नहीं आप? जैसे ही करेंगे तो आप देखो क्या हो जाएगा ये वैल्यू, कितना हो जाएगा? 3RH/8। तो RH/8 आ जाएगा कि नहीं बताइए आप लोग? हाँ। आप खुद से सोचिए, अगर मैं नॉर्मल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो पढ़े आपसे पढ़े थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के थ्रू, अगर वो फॉर्मूला यूज करते तो कभी आता आंसर आता नहीं। ये करेक्शन करना पड़ेगा कि नहीं बताइए आप लोग? तो देखो, मैंने फिर से बता रहा हूँ आपको। मैंने बोला कि रेडबर्ग कांस्टेंट जो होता है बेटा, वो किसका प्रोपोर्शनल होता है? रेडबर्ग कांस्टेंट जो भी लेते हैं हम लोग, वो प्रोपोर्शनल टू मास होता है, ये तो पता है आपको। मास मैं यहाँ पे क्या करूंगा? रिड्यूस मास लूंगा, और न्यूक्लियस का जो चार्ज है वही इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? इक्वल होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और यहाँ से क्या लिया? एक सेंटर मास में डिसाइड करूंगा, और सेंटर मास के अकॉर्डिंग रिड्यूस मास फाइंड करूंगा। m/2 हो जाएगा कि नहीं बेटा, आप लोग बताइए? m/2 अगर रिड्यूस मास होगा, इसका मास गेट हाफ हो जाएगा। तो मास जैसे गेट हाफ हो जाएगा, तो रेडबर्ग कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? मास होता है। इसका मतलब आर एच के साथ आर करेक्टेड का वैल्यू अगर लेंगे हम लोग, आर करेक्टेड मतलब कि करेक्शन करके क्या रेडबर्ग कांस्टेंट लेना है यहाँ पे, क्योंकि दोनों मोशन में यहाँ पे न्यूक्लियस भी अपोजिट इलेक्ट्रॉन भी, तो आप क्या करेंगे? जैसे लेंगे तो सारे कांस्टेंट तो फिक्स हो जाएगा बेटा। यहाँ पे m लेंगे, यहाँ पे m/2 लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसलिए करेक्टेड जो वैल्यू होगा, ये करेक्टेड वैल्यू हो जाएगा रेडबर्ग कांस्टेंट का, वो कितना हो जाएगा बेटा बताना आप लोग? RH/2 होगा कि नहीं? हाँ सर। बेटा कुछ आइडिया लगा इस तरह का क्वेश्चन बना लोगे ना आप लोग? बताइए। ये हो जाएगा RH/2। बताइए, मैंने समझ में आ गई है? अब इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे ना आप लोग। हम्म। याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछेगा रेडबर्ग कांस्टेंट तो बोलना कांस्टेंट नहीं है। अगर कुछ नहीं मेंशन किया तो कांस्टेंट लेके चले जाना आप, क्योंकि वो मॉडल पढ़े हो आप। ये था हाइपोथेटिकल क्वेश्चन फ्रेमिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू किया जाता है। आप देखना यहाँ पे 3 क्वेश्चन में बनाने जाऊंगा। देखो, डी टू द इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, मैंने बोला था ना, इनर सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। ऑलवेज इनर सेल इलेक्ट्रॉन shield the attraction between the nucleus and valence electrons. That phenomena is known as the shielding effect या screening effect, बताया था मैंने। मैंने बोला था आपको कि सबसे इफेक्टिवली शील्ड कौन करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द न्यूक्लियर अट्रैक्शन? एस इलेक्ट्रॉन। और उसका कौन करता है? पी इलेक्ट्रॉन। उसका कौन करता है? डी इलेक्ट्रॉन। सबसे पुअर शील्डिंग एबिलिटी किसका होता है? एफ का। मैंने बोला था ना, सबसे इफेक्टिवली इनर सेल का कौन सा इलेक्ट्रॉन शील्ड करता है न्यूक्लियर अट्रैक्शन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को? एस इलेक्ट्रॉन, बताया था। हाँ या सर। तो तो आप देखिए क्वेश्चन 3 जो लिए, आप थोड़ा गौर से उस क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा फ्रेमिंग कीजिए, आप लोग कैसे करेंगे बताइए, उसका मैं आपको बता दूंगा। मैं थोड़ा 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग खुद से कीजिए, ट्राई कीजिए आप लोग खुद से। सारा क्वेश्चन मेरे से करवाइएगा तो कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाइएगा आप लोग। सिर्फ बस सोचिए क्या करेंगे यहाँ पे, बस सोचो क्या होगा यहाँ पे।
लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम? मल्टी। मल्टी। मल्टी इलेक्ट्रॉन में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1:2:1 लिखेंगे कि नहीं आप? हाँ सर। आप खुद से भी देखो, यहाँ पे क्लियरली बोला है, यहाँ पे ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस द लेस न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर कट है, ये सब जानते हो आप ऑलरेडी। फिर बोल रहा है इट इज देयरफॉर सेड दैट इनर इलेक्ट्रॉनिक सेल इलेक्ट्रॉन सिल द न्यूक्लियस। ट्रू है ये। फिर बोल रहा है द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैंने बताया था आपको, if the electron in the case shell the nucleus shell the to the extent of 0.5 by each, मतलब बोल रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज से 0.5 यूनिट से एक एक इलेक्ट्रॉनों को शील्ड कर रहा है। तो बोल रहे कि व्हाट विल बी द वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अराइजिंग आउट फ्रॉम द 4 to 2। अब बेटा 4 से 2 में आप आ रहे हो, वो कौन सा होगा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा कि वन में कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? 2s इलेक्ट्रॉन होगा वो। टू एस टू। तो 2s इलेक्ट्रॉन को कौन शील्ड कर रहा है? 1s इलेक्ट्रॉन। तो देखो कैसे इसको, देखिए क्वेश्चन का सब फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बना रहा हो, देखिएगा। आपके पास कितना न्यूक्लियर चार्ज है बेटा? न्यूक्लियस पे +3 यूनिट्स। +3 यूनिट। और देखिए यहाँ पे ये आपका देखिएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रखा तो इसको बोलते हैं 1s2। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है आपका 2s1। आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन आपका पहले चला गया था कहाँ पे बेटा? ये चला गया था 4 में। ये यहाँ था नहीं, ये यहाँ था नहीं, ये था 4 में था ये। 4 से ड्रॉप किया वो 2 में। यहाँ से जैसे ड्रॉप करेगा तो रेडिएशन इमिट्स होगा कि नहीं? मैंने बोला हाँ डेटा वेव नंबर यू हैव टू फाइंड। तो आप बता दो 4 से 2 के बीच का डिफरेंस लेंगे। लेकिन आप ये देखोगे ना कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये कितना से शिफ्ट कर रहा है, तो एक एक का कंट्रीब्यूशन कितना? 0.5। तो जेड इफेक्टिव जो होगा फॉर जेड इफेक्टिव में किसके लिए बताओ? 2s इलेक्ट्रॉन के लिए जाऊंगा जेड इफेक्टिव फाइंड करने। वो कितना होगा बेटा? 3 - जेड माइनस क्या लिखते थे बेटा? जेड माइनस सिग्मा लिखते थे, तो जेड यहाँ पे 3 होगा। अब माइनस क्या करेंगे आप? कितना इलेक्ट्रॉन है आपके पास इनर सेल में? 2। तो 2 × 0.5 करेंगे तो बेटा नेट न्यूक्लियर चार्ज उस पर कितना एक्सपीरियंस करेगा? +2 ही करेगा कि नहीं, बताओ आप लोग। बेटा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? ये सब मैं पहले ही बता दिया था ना, थ्योरी जब तक आप क्लैरिटी नहीं रहेगा तो नहीं समझ में आएगा। फैक्ट मैं बता रहा हूँ। जो एडवांस के क्लास में सबसे पहले थ्योरी करो। बीवी से भी परेशान, मैं भी परेशान हो जाता हूँ, वो भी आपको कितना बार बोलेंगे थ्योरी क्लैरिटी रहना चाहिए तभी ये सब समझ में आता है। तो मैंने क्या बोला कि बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को इनर सेल इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इफेक्टिवली शील्ड करता है। आप क्या करेंगे कि यहाँ पे बैलेंस डी एक्साइटेशन जो हो रहा है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, इनर का नहीं होता है। तो 2s का इलेक्ट्रॉन पहले चला गया था 4 में, 4 से वो 2 में फिर आ गया। अब ये जो 2 में आ गया इसको इनर से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन से सील्ड कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन 0.5 से। तो आप पे कितना न्यूक्लियर चार्ज का इम्पैक्ट आएगा? +2 का आएगा कि नहीं? मैंने एक बुझे तो बोल। +2 हो गए। चले, आप जो वेव नंबर फाइंड करने जाओगे बेटा, तो ये अर्थ लेंगे, ये आप लोग अर्थ लेंगे। और यहाँ पे आपको जेड इफेक्टिव लेना पड़ेगा, जेड इफेक्टिव का स्क्वायर लेना पड़ेगा। और ये लेना पड़ेगा n1 स्क्वायर। और ये आपको माइनस करना पड़ेगा n2 स्क्वायर। हाँ बेटा बता दो, तो आर तो लोगे ही, RH दिया तो RH में ही ले लो आप वहाँ पे। तो आर को RH ही कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन को लीव बोल रही है। 3/4 RH। हाँ तो 3/4, तो आर का ये 2 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? 2 स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? 4 का स्क्वायर करेंगे। तो कितना आ रहा है आपका बताइए? 3। 3/4 RH आ रहा है कि नहीं बताइए? कितना आ रहा है चेक करिए आप लोग। जैसे जाएंगे तो 2 कैंसिल ले लो ना, थ्री 2 बाई कैंसिल। फोर हाँ तो 3 RH/4 आ रहा है कि नहीं बताइए आप लोग? तो हाँ सर। देखो, तो मैंने क्वेश्चन कैसे बनाया? मैंने देखा यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन बोल रहा है, देखो बेटा क्लियरली बोल रहा है क्वेश्चन में द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन से डी एक्साइटेशन हो रहा है, इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफ द इलेक्ट्रॉन इन द केस शेल, के का मतलब होता है 1s जहाँ पे आपका सील द न्यूक्लियस टू द एक्सटेंड, सील द न्यूक्लियस टू द एक्सटेंड
0.5 से each. So what will be the wave number of a spectral line arising from the 4 to 2? तो बेटा ये मल्टी इलेक्ट्रॉन में स्लैटर्स रूल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे होता है। वो छोड़ो, अगर वैल्यू आपको दे ही दिया तो जेड इफेक्टिव फाइंड करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है जेड इफेक्टिव फाइंड करने का। आप जेड माइनस सिग्मा सिग्मा कंट्रीब्यूशन, ये शिल्डिंग कंट्रीब्यूशन बताए थे ना मैंने, बोलिए शिल्डिंग कंट्रीब्यूशन है ये, शिल्डिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन्स। कुछ आइडिया लगा यहाँ पे? मल्टी इलेक्ट्रॉन में जेड इफेक्टिव का बात करते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन सीधा जेड का बात करते हैं, मैंने क्या कभी वैसे नमन समझ में आ गया ये बेटा? क्वेश्चन 3 समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। हाँ सर। हम्म। आप क्वेश्चन 4 पे जाइएगा तो क्वेश्चन 4 को अगर देखिएगा तो ये आपका सिलेबस में अभी जेई में एडवांस में आज तक मैं क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन ये किसी पैकेज से मैं लिया हूँ तो देखिए क्या दिखा रहा हूँ। और वाइटल एंगुलर मोमेंटम अब मैंने बताया था आपको कि मैग्नेटिक फील्ड मैंने जेड एक्सिस के लिया था, और उसका जो जो कंपोनेंट आया था, जितना कंपोनेंट में टूटा था, सारा कंपोनेंट को आपने क्या बोला था, और वाइटल बोला था कि नहीं यार थोड़ा स्पेस क्वांटाइजेशन का ये टर्म था। तो हाँ सर। याद रखिएगा फॉर ए गिवन, अपनी एक चीज याद रखिएगा, फॉर ए गिवन सबसेल आप याद रख लो, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, आप लिख लो कि फॉर ए गिवन सबसेल, याद रखिएगा फॉर ए गिवन सबसेल, सबसेल में कितना ऑर्बिटल पॉसिबल होता है ये आप याद रखिएगा। नंबर ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, याद है ना बेटा ये मोमेंटम फॉर्मूला याद है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का? एच क्या बाई था? टू बाई। मोमेंटम लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं बता रहा हूँ जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल मोमेंटम का, जेड कंपोनेंट लिखूंगा। तो कैसे लिखेंगे, ये जेड कंपोनेंट हो गया उसका, मतलब ऑर्बिटल मोमेंटम का जेड कंपोनेंट कैसे होगा, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। एल इंटू, याद रखिएगा एल इंटू एल प्लस वन, ये था एच बाय टू पाई इंटू कॉस थीटा। बेटा याद करो, कॉस थीटा अगर 90 होगा तो जब जीरो निकल जाएगा कि नहीं वहां पे? हम्म, हम्म। तो हाँ जीरो निकल जाएगा, इसको ऐसे ही लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है ऐसे, देखो यहाँ पे लेंगे, यहाँ से सीधा cos थीटा लेंगे, और यहाँ पे h बाय टू पाई। आप क्या करते हैं बेटा, ये वैल्यू जो भी आएगा जीरो आएगा तो जीरो एच बाय टू पाई कंपोनेंट लिखना पड़ेगा। ये वैल्यू अगर माइनस वन आएगा तो माइनस वन एच बाय टू पाई कंपोनेंट लिखना पड़ेगा। ये अगर प्लस आएगा तो प्लस एच बाय टू पाई कंपोनेंट लिखना पड़ेगा। तो मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कैसे होगा समझ। बेटा ये बता दो, आप जब बात करो यहाँ पे कंपोनेंट्स का, तो सबसे पहले ये बता दो कौन सा इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हो आप यहाँ पे? एल इक्वल टू कितना लिया आपने? वन। तो वन से कौन सा सबसे दिखा रहा है, पी सबसे? कौन सा सबसे दिखा रहा है बेटा बताइए, पी पी। सबसे दिखा रहा है, पी। अब बताओ पी जब लेंगे तो इसका जेड कंपोनेंट जब मैं मान जाऊंगा इसमें, तो देखिएगा यहीं पे मैं लिख रहा हूँ आपका एल जेड कंपोनेंट लिख रहा हूँ उसका, मतलब कि जेड कंपोनेंट होता है क्योंकि मैग्नेटिक जेड एक्सिस के लॉन्ग अप्लाई किए थे, आपको याद होगा। तो बेटा क्या करेंगे यहाँ पे, वन इंटू वन प्लस टू, वन प्लस वन, कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, वन बाय रूट टू होता है कि नहीं बेटा? कॉस 45 का कितना होता है, वन बाय रूट टू होता है कि नहीं? वेरी सर। वन बाई टू। और एच बाय टू का लिखना पड़ेगा कि नहीं यहाँ पे? हाँ बेटा, जैसे टू टू ये कैंसिल हो गया। सर हाँ, ये ऑप्शन सी है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बताइए आप लोग? हम्म, आप क्या लेंगे, प्लस वन इंटू एच बाय टू का कंपोनेंट आ गया कि नहीं यहाँ पे देखिए आप लोग, हम्म, ये कंपोनेंट आ गया। आप खुद से सोचो अगर 90 होता तो कौन सा ऑप्शन हो जाता, बी? बी। अगर मान लीजिए कॉस 120 अगर चले जाते, या आप 90 से 135 की तरह जाते तो माइनस हाफ हो जाता, हाँ सर। हाँ तो फिर सर। माइनस निगेटिव कंपोनेंट में जाना पड़ता मेरे को। वो माइनस बी। तो उसको शॉर्ट में देखते हो, इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई भी करेंगे, इसी को बोलेंगे एम एल इंटू एच बाई टू पाई। अब समझ में आ गया एम एल एच बाई टू पाई क्या है यहाँ पे, एम एल का वैल्यू ये टोटल है ये। हाँ तो आप बताओ तो बेटा वो निगेटिव पॉजिटिव सब हो सकता है कि नहीं एम एल का वैल्यू?
हाँ सर। तो बेटा समझ में आ गया कहाँ से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने बोला था कि एडवांस क्लास में बताएंगे, थोड़ा हिंट दे दिया मैंने। इससे ज्यादा डिटेल में बेटा नहीं जाना। आप एक चीज सिर्फ याद रखना कि मैग्नेटिक कंपाउंड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब होता है। वो कॉस कितना के अकॉर्डिंग ही आता है। समझ में आ गया आपको? हाँ सर। तो ये मैंने कंपोनेंट निकालना बता दिया आपको। अब सुनो। अब ये सब तो टॉपिक पढ़ लिया, अब थोड़ा काम का बात करते हैं। जहाँ पे टॉपिक पढ़ो वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि वो टॉपिक आप कवर कर, मतलब कि जहाँ तक इससे पहले पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग आप कवर पारो कि नहीं। आप सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैं फोर का क्वेश्चन बना रहा हूँ। फोर या फाइव जो भी क्वेश्चन होगा, ये फोर होगा तो फोर ही का बता रहा हूँ। देखना देखना, यहाँ पे फोर का बता रहा हूँ आपको। देखना, फोर ही बता रहा हूँ। सबसे पहले बताओ, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना दिया आपको? -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। हाँ सर। ग्राउंड स्टेट में होता है कि नहीं हाइड्रोजन की एनर्जी? बताइए। होता है। हाँ सर। अब देखिए, कंसीडर द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ द साइज। साइज से क्या दिखाते हैं हम लोग? ऑर्बिटल दिखाते हैं हम लोग। और बिल्कुल। और एक ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए कितना क्वांटम नंबर हेल्प होते हैं हम लोग? थ्री क्वांटम नंबर, ठीक एन है। एल एम तीनों लेते थे कि नहीं हम लोग? हम्म। हम्म। तो ये कौन सा स्पेसीज पे चले गए हम लोग? कौन सा चले गए? हाइड्रोजन लाइक पे He+। हीलियम। Ag+। तो उसका बोल रहा है कि वो एनर्जी देखिए, अब He+ की एनर्जी बोल रहा है वहां पे एक वेव फंक्शन ले लिया, मतलब ऑर्बिटल का बोल रहा है वो कि He+ में उसका एनर्जी जो है बोल रहा है कि -3.4 इलेक्ट्रो वोल्ट है। उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर में तो एल का वैल्यू कितना बोल दिया? 2 बोल दिया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बोल दिया? 0 बोल दिया। तो बेटा सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एन फाइंड कर लूंगा तो मैं सारा इंफॉर्मेशन फाइंड कर लूंगा, क्योंकि एल का वैल्यू 2 मतलब ये डी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं है? और मैग्नेटिक क्वांटम जीरो का मतलब ये किसको दिखा रहा है? 4 DZ² को दिखा रहा है ये। हाँ सर। ये DZ² को दिखा रहा है। लेकिन एन को पकड़ना मेरे को, एन थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है। एन कैसे पकड़ोगे? देखो, आप लिख सकते हो 3.4 इक्वल टू -13.6 इंटू Z²। तो 2 का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर कर सकते हो कि नहीं? स्क्वायर बताओ। तो ये बेटा एन स्क्वायर जब जाएंगे तो आप सीधा क्या करेंगे? यहाँ पे निगेटिव निगेटिव एन का कैंसिल वैल्यू होगा। 4 आ रहा है। हाँ, फोर का देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 आ गया कि नहीं 4। आपका? 4 आ गया। तो इसका पहला मतलब, ऑप्शन करेक्ट है। हाँ तो फॉर फॉर He+ में जा रहे हैं हम लोग। और एन का वैल्यू 4 आ गया। एल का वैल्यू आपको 1 है और मैग्नेटिक जीरो है यहाँ पे। तो कौन सा ऑर्बिटल आ गया? मैंने बोलिए, 4 DZ² हो गया कि नहीं? एल का वैल्यू 2 है एल सर। का वैल्यू 2 होगा सर। 2 का वैल्यू दिया है वहाँ पे, तो 4 DZ² हो जाएगा कि नहीं? बताइए आपको। हाँ सर। आप सुनिए, आप बोल रहे कि इट इज द 4D स्टेट, तो ट्रू हो गया ये। इट हैज द ट्रू एंगुलर नोड, ये भी ट्रू है ना बेटा? हाँ सर। नोडल प्लेन नहीं होता, हाँ सर। नोडल प्लेन नहीं होता, लेकिन कॉनिकल सरफेस नोड मैंने बताया देता है। एट एस थ्री रेडियल नोड तो रॉन्ग है ना? रेडियल नोड तो आपका n-l-1 जाएंगे तब क्या हो जाएगा आपका? बात तो 1 ही आएगा ना? सर 1। रेडियल नोड जाएंगे तो n-l-1 करेंगे तो n कितना बेटा? 4। अब माइनस क्या करेंगे? 2-1 करेंगे तो 1 ही आएगा। रेडियल नोड ना, तो वो रॉन्ग हो गया आपका। अब देखो डी ऑप्शन क्या बोल रहा है। डी ऑप्शन बोल रहा है न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट इज लेस देन +2। अब बेटा 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन तो नहीं होगा यहाँ पे। नहीं सर। तो जो भी न्यूक्लियर पे चार्ज होगा फुल न्यूक्लियर चार्ज को एक्सपेंस करेगा कि नहीं वो? हाँ हाँ सर। हाँ तो सर। इसलिए रॉन्ग हो गया कि नहीं? स्टेटमेंट बताइए। बोला कि लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि बोल रहा है ये कि न्यूक्लियस में जो आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, बोला कि इससे कम चार्ज वो एक्सपीरियंस करेगा। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है वो तो फुल न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। तो रॉन्ग हो जाएगा ना स्टेटमेंट ये। मल्टी इलेक्ट्रॉन अगर होता तो रॉन्ग हो, सही हो सही। है ये ये भी बेटा समझ करेक्ट रहे है। हो? हाँ, तो कौन सा हो जाएगा? ए और बी होगा कि नहीं? बताइए। हाँ सर। आप बेटा खुद से बता दो, अर्ली इन्फॉर्मेशन जितना था उसके अकॉर्डिंग बन सकता था कि नहीं? क्वेश्चन बताइए आप लोग। हाँ 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 सर। सर। आप बताइए, इसमें आर का रिएक्शन जो करवाई वो सब रेड बल कांस्टेंट कुछ यूज हो गए यहाँ पे? नहीं। नो सर। नो। अब देखिए, आप जो बता रहा हूँ सुनिएगा। आप जो बता रहे हो वो पहला क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इस पे मैं बात कर रहा हूँ। ये अगर मैं सिक्स का क्वेश्चन, मैं सिक्स ले लूंगा तो इसका मैं बात कर रहा हूँ। आप बताओ यहाँ पे क्या लिया? He+ ही लिया फिर? तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। आप बताइए, यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है कि ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, ट्रांजिशन हो रहा है।
आप बताओ, हाई रेडियस से लोअर रेडियस रेडियस की तरफ आ रहा है कि नहीं, बताइए आप लोग। सही। तो बेटा हाई रेडियस से लोअर रेडियस की तरफ जाएंगे तो डी एक्साइटेशन होगा कि एक्साइटेशन होगा, डी एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन। हाँ, तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, फोटोन इमिटेड। आप बोल रहे हैं कि जब डी एक्साइटेशन होगा तो जो फोटोन इमिट कर रहा है वो उसका वेवलेंथ पूछ रहा है, वेव नंबर पूछ रहा है, वेवलेंथ पूछ रहा है कि नैनोमीटर, बताओ आप लोग। सारा डाटा यहाँ पे दे दिया, तो आप देखो मैं कैसे करूंगा। मैं इस डाटा को यूज नहीं करूंगा, मैं जो इन्फॉर्मेशन उसी को करूंगा। बेटा ये रेडियस और ये रेडियस होता है, रेडियस इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड होता है कि नहीं। हाँ सर। यहाँ पे ए नॉट का वैल्यू बोल रहा है ना कि कितना लेने के लिए, 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड ले लूंगा कि नहीं। अगर 105.8 लेंगे, अब बेटा यहाँ पे 52.9 लेंगे, और यहाँ पे एन टू स्क्वायर कर देंगे और जेड टू ले लेंगे, यहाँ पे एन टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, चेक करो। जहां तक मैं देख रहा हूँ टू है, टू टू हो आ जाएगा। रहा है। फोर आ रहा है कि नहीं, फोर आएगा। टू। फोर आएगा बेटा, ये टू होता, टू था, फोर आएगा कि नहीं, बताइए आप लोग। हाँ, फोर है। सिमिलरली आप एन वन स्क्वायर का वैल्यू जब जाएंगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, खुद से देखिए वहां पे 26.45 इंटू टू बाई 50, कितना आ जाएगा 2.9। ये वैल्यू एग्जैक्ट आपका टू वन आ रहा है कि नहीं, देखो आप लोग। तो इन टू का वैल्यू तो टू आना था। इसका इन टू का एन टू का वैल्यू कितना आ जाएगा। टू आना चाहिए। हाँ स्क्वायर आ जाएगा ना, स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए टू लेंगे, राइट, टू हो जाएगा ना, क्योंकि ये टू होगा स्क्वायर, इसका वन, वन का वैल्यू कितना, एन वन का वैल्यू वन आ रहा है कि नहीं, देखो आप लोग। तो बेटे इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहा है, टू से वन मारा है कि नहीं, ये बताओ आप लोग पहले। फिर लाइन से भी बोलो। नहीं नहीं बताइए, लेमन सीरीज का आ रहा है कि नहीं, बताइए आप लोग। हाँ सर। अब वेब नंबर, जब वेब नंबर पूछ रहा है कि वेवलेंथ पूछ रहा है, वेवलेंथ पूछ रहा है, जब वेवलेंथ बेटा जब फाइंड करेंगे नाउ, वेवलेंथ का जब फाइंड करेंगे तो वन बाय लेमडा इक्वल टू क्या करेंगे, आर जेड स्क्वायर करेंगे, एन वन स्क्वायर मतलब क्या, वन स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर करेंगे कि नहीं आप। बेटा हाँ आर का वैल्यू लेंगे यहाँ पे टू, आर का इसका कितना लेंगे, टू का स्क्वायर कर देंगे आप, और ये क्या होगा, थ्री बाय फोर होगा, तो ये फोर फोर कैंसिल हो जाएगा, ये थ्री आर होगा। बेटा लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन बाय थ्री आर। आपको बताए थे ना कि वन बाय थ्री इंटू 91.2 नैनोमीटर, याद करो आर का वैल्यू। यस। यस। हाँ बताइए, 91.2 नैनोमीटर लिए थे या 912 क्या लिए थे, मैंने एंगस्ट्रम दिया था कि नहीं आपको। हाँ सर। हाँ तो सर। जैसे जाएंगे तो 30.4 फोर। नैनोमीटर आ जाएगा कि नहीं। हाँ। अब आईटी का क्वेश्चन में जो रेंज रखा था, वो रखा था 30.38 से लेके 3.42 तक का रेंज में रखा था, रेंज में आ गया कि नहीं, आप बताइए। हाँ सर। हाँ तो बताइए। हाँ बेटा बता दो, इसका डाटा मैं नहीं यूज करूंगा, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग भी बन सकता है, नहीं क्वेश्चन। हाँ सर। मैंने बोल, मैंने बोला क्वेश्चन तो नहीं था, इट डू सिंपल इंफॉर्मेशन बेस। यस सर। बोल, ये रखता हूँ क्वेश्चन, जे एडवांस तक का बैठूंगा क्वेश्चन देख, ठीक है सर। आप देख, यहाँ पे बताने के बाद, दो क्वेश्चन बनाने के बाद समझ में आ गया कैसे कैसे होता है ये रिलेशन, कहाँ से कैसे मैंने कोरिलेट किया। अब देखो, अब जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा समझना है क्या बोल रहा हूँ। एक जो क्वेश्चन अभी बताऊंगा उसको थोड़ा समझना है, ये क्वेश्चन से पहले बताने दो, उसके बाद मैं और भी क्वेश्चन बताऊंगा आपको। पहले ये क्वेश्चन समझना मेरे को, ये समझना, ये जेई का बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसको समझना। बेटा ये वेव फंक्शन किसका, ये टू एस का। हाँ टू सर। एस। और टू एस में बोल रहा है यहाँ पे कि ए को क्या बोल रहा है, बोर्स रेडियस। यस। और आपको पता है कि टू एस में रेडियल नोड होता है कि नहीं, रेडियल नोड कितना होता है, वन होता है कि नहीं बेटा। वन। तो जब उसका वेव फंक्शन का प्लॉट लेंगे तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाकर रेडियल नोड बनाएगा कि नहीं वो। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि इफ द रेडियल नोड ऑफ द टू एस ऑर्बिटल एट द आर नोट, बोला कि रेडियल डिस्टेंस जो होता है, रेडियल नोट जो होता है वो आर नोट पे है, ये आर नोट जो दिखा रहा हो ये रेडियल डिस्टेंस, रेडियल नोट का वोट कर रहा है ये। तो बोल रहा है कि आर नोट के साथ एक्चुअली ये रेडियस है बेटा, रेडियस के साथ वेरिएशन होता है साई का, वो आपको प्लॉट, ये प्लॉट बताए थे, ग्राफ बताए थे, तो आप रिलेशन देखो कि साई का वेरिएशन आर के साथ रिलेशन दिया। बोला कि आप बता दो ए नॉट आर नॉट के बीच में रिलेशन बताओ,
जब ये नोट का बात करूंगा तो नोट पे साई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। यस सर। एट नोट पे जाएंगे तो नोट पे साई का वैल्यू क्या होगा बताइए, टू एस का वैल्यू जीरो हो जाएगा। जीरो जैसे आ जाएगा तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई जो था आपका बेटा ये, और ये 1/4 ए नॉट का वैल्यू 3/2 जो रखा था आपने, और 2 into r0/a नॉट का वैल्यू था, ई का एक्सपोनेंट r0 - a नॉट था। बेटा ये सबको जीरो कर देंगे, सीधा 2 - r0/a नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा कि नहीं, इस पॉइंट बताइए। तो आप खुद से देखो r0 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2a नॉट आ गया कि नहीं। अरे बेटा क्या करना ना, जैसे आप जीरो करेंगे तो मल्टी इधर करेंगे सब जीरो, ये भी इधर जाएगा जीरो, ये भी इधर जाएगा जीरो, बचेगा ये। इसी के बीच में तो रिलेशन देना, तो उसको तो बचा के रखना, उसको जीरो क्यों करेंगे। जैसे करेंगे टू को इधर लाएंगे, 2a नॉट पे क्या हो जाएगा, रेडियन रूट। मतलब मैंने जो प्लॉट लिया था, तो मैंने आपको याद करो कि प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था, याद करो। मैंने 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर का मैंने प्लॉट लिया था, याद होगा, स्माइन याद होगा आप लोगों को, 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर का। ये 2s का प्लॉट लिए थे। जब 2s का प्लॉट लिए थे, ये रेडियस डिफरेंस, ये रेडियस के साथ डिस्टेंस किया था मैंने, तो मैंने कुछ ऐसा प्लॉट बताया था, याद करो। इस तरह का प्लॉट बताया था। मैंने बोला था ये क्या होता है, 2a नॉट का बात करेंगे, ये इसका सबसे पीक होता है, मैक्सिमम वैल्यू। ये जो वैल्यू होता है ये 5.2a नॉट का बात करेंगे। आप बताओ 2a नॉट पे रेडियन नोट्स है कि नहीं, मैंने बोल। यस सर। हाँ हाँ तो ये मेरे को मैंने क्लास नोट में देखिएगा, तो क्लास नोट में ये ग्राफ मैंने बताया कि 2a नॉट पे रेडियन नोट आपको बताए थे। अब फर्स्ट प्रोबेबिलिटी मैंने 0.8a नॉट पे दिखाया था, और सेकंड प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम जो दिखाया था वो मैंने 5.2a नॉट पे दिखाया था। तो बताओ रेडियन नोट कितना पा गया 2a नॉट पे, तो बताओ आपको अगर ऐसा ग्राफ ऐसा क्वेश्चन सीधा दे दिया, अब बोले रेडियन नोट का डिस्टेंस बताओ निकले से कितना हो जाएगा। बेटा इसको जीरो कर देना, आर और ए नॉट को बचा के रखना, और उसको आर ए नॉट के साथ रिलेशन दिखा देना, रेडियल डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। आई बात समझ कैसे होते हैं इक्वेशन। रेडियल डिस्टेंस, रेडियल लोड फाइंड करने के लिए साई का जीरो कर देना है। बेटा खुद से बताइए, अगर इस क्वेश्चन में अगर मेरे को बोलेगा रेडियल नोड्स के बारे में तो मैं क्या लिखूंगा, देखना आप खुद से देखना। इसमें क्या बताओगे, बता दोगे आप लोग, 6 7 जो भी लिए बताओ। लोकेट द नोडल सरफेस बोल रहा है ये, कितना हो जाएगा नोडल सरफेस बताइए। बेटा नोडल सरफेस आर और ए नोट के टर्म में दिखाएंगे, नोडल सरफेस बताइए। नोडल सरफेस बोला तो नोडल सरफेस पे वैल्यू जीरो हो जाएगा कि नहीं है। हाँ सर। और जीरो जैसे हो जाएगा तो एक ही टर्म को बचा के रखना, आर और ए नॉट का रिलेशन को सीधा बचा के रखिएगा। आर कितना हो जाएगा ये बताओ, सब जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, सब सबको हटाओ सबको, एंगल फैंगल सब हट जाएगा यहाँ पे। 6 into r बाई क्या होगा, ए नॉट, हाँ माइनस क्या होगा, r² बाई a नॉट स्क्वायर होगा कि नहीं है। इसको करेंगे तो 6r/a नॉट करेंगे, r² बाई a नॉट का स्क्वायर करेंगे, ये बेटा कैंसिल हो गया, और ये भी कैंसिल हो गया। अब बेटा बताना r इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सिक्स एंड ऑन। 6a नॉट आ जाएगा कि नहीं बताइए आप लोग। हाँ सर। आप बताइए अगर रेडियल नोट का डिस्टेंस पे, रेडियल डिस्टेंस पे अगर पूछेगा कि रेडियल नोट कहाँ पे है आपका, तो साइड के वैल्यू जीरो करके आर और ए नोट के बीच में रिलेशन आप दिखा दीजिए। सही बात समझ में। समटाइम आपको मैंने, सुनिए समटाइम मैंने क्या होगा आपको, आपको क्वाड्रेटिक भी वर्क कर पाएगा। तो क्वाड्रेटिक में दो पॉसिबिलिटी वैल्यू होगा, तो उसका दो रेडियल नोट आएगा, क्वाड्रेटिक जैसे आ गया तो समझिए दो रेडियल नोट हो गया, हमेशा याद रखना। अब इसको मैं एक चीज बता रहा हूँ, उसको याद रखना। यहाँ तक कुछ आइडिया लगा बेटा आपका। और देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे कॉस थीटा देख रहे हो आप बेटा। हाँ सर। कॉस थीटा का मतलब होता है कि ये एस ऑर्बिटल नहीं हो सकता है, क्योंकि एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है। तो जो नॉन डायरेक्शनल होता है उसमें कोई एंगुलर फंक्शन नहीं आएगा, मतलब एंगल फैंगल कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन नहीं होता है, तो उसमें cos थीटा cos थीटा नहीं आएगा। cos थीटा जेड कंपोनेंट के लिए आता है, तो देखो जेड कंपोनेंट के लिए आएगा तो आप ऑर्बिटल को यहाँ से पकड़ो, साई अगर 310 है, तो ये जीपी और बेटर है। थ्री पी जेड है कि नहीं बताइए, थ्री पी जेड है कि जीपी नहीं जेड बताइए, है। थ्री पी जेड है कि नहीं बताइए आप लोग। हाँ सर। हम्म। अब जो बताने जा रहा हूँ टॉपिक, जो अब एक प्रोसीड कर रहा हूँ उसको थोड़ा गौर से देखिएगा, तो क्या आ रहा है सुनिएगा, देखिएगा आप उसी को टॉपिक को मैं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एक क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा था उसमें।
तो वो जो जे एडवांस का क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा था 2023 या 24 का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ऐसे पहले बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये, इसलिए बार बार रेडियल वेव फंक्शन पे बहुत क्वेश्चन पूछता है जे एडवांस। तो सुनो मैं क्या बता रहा हूँ आपको। आप इमेजिन करो, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया मैंने, सुनिएगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को मैं पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, और ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा आपको, एक सिंपल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। लेट कर लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूक्लियस है बेटा। न्यूक्लियस से एक सर्टेन डिस्टेंस पे होगा कि नहीं रीजन जहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग न्यूट्रॉन मैक्सिमम होगा। और बेटा न्यूक्लियस से एक सर्टेन डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम जल्दी से ज्यादा होगा कि नहीं आपको। आपने क्या बोला था, साई और साई स्क्वायर जो लिया था, तो साई स्क्वायर क्या दिखाता था, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम, बोला था कि नहीं। हाँ सर। अब देखो बेटा, तो यहाँ से क्या करूंगा मैं, इसको एक्स एक्सिस लूंगा, इसको वाई एक्सिस लूंगा, उसको जेड एक्सिस। मैथमेटिकली राइट है कि नहीं बताइए, मैथमेटिकली एक्सिस सही है कि नहीं हम लोग बताइए। एक्स वाई जेड ऐसे लेते हैं कि नहीं हम लोग, लिए। अब बेटा ये क्या होगा, न्यूक्लियस से एक सर्टेन डिस्टेंस पे ये पॉइंट होगा कि नहीं, ये मैंने जो, यस सर। ये इसको मैंने आर डिस्टेंस पे लिया। और ये जो पॉइंट कोऑर्डिनेट होगा, इसका जो इसका जो होगा, ये फंक्शन की एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा कि नहीं पॉइंट कोऑर्डिनेट। अरे बेटा कोई भी पोजीशन वेक्टर लेते हो, तब जब प्लेन पे लेते हो तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट जहाँ पे आपका पार्ट कट करते हैं हम लोग, जब कंपोनेंट लेते हो तो लेते हो कि निकालते हो कि नहीं, दो का होता है कि नहीं, एक्स वाई प्लेन पे होगा तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट का फंक्शन होगा कि नहीं, उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं कि नहीं हम लोग। तो उसी को पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे लाते सुनिएगा। यहाँ से मैं क्या करूंगा देखना, यहाँ पे, यहाँ से देखते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, एक ये लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, और एक ये लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने। देखो एक चीज बताना, ये ऐसे ड्रॉ किया मैंने। सुनना, ये एंगल को मैंने याद रखिएगा, इसको बोलते हैं थीटा। जेड एक्सिस के जो पोजीशन वेक्टर जहां पे आप इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी का बात कर रहे हो, उसका जो आपने रेडियल डिस्टेंस जो आर लिए, उसका जो इंक्लिनेशन है वो थीटा बोलते हैं, याद रखोगे। और ये जो एंगल होता है एक्स के साथ जो उसका पोजीशन वेक्टर पे लेते हैं, उसको बोलते हैं फाई। दो पार्ट होता है, थीटा और फाई, याद रखिएगा। यूपीएससी रिकमेंडेशन है ये, कि जेड कंपोनेंट के साथ हम लोग थीटा लेते हैं हम लोग, और एक्स के साथ फाई लेते हैं हम लोग, ये याद रखना। अब सुनना एक चीज बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट ले रहा हूँ देखना यहाँ पे, ये पॉइंट जो ले रहे हैं, ये पॉइंट को दोनों को याद कीजिएगा, ये पॉइंट में ले रहा हूँ यहाँ पे। बेटा बता ना, अब जो मैं पहले नोटिस कर देता हूँ यहाँ पे क्या क्या पॉइंट है यहाँ पे। मान लो यहाँ पे पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है। अब सुनना, ये जेड कंपोनेंट है तो ये जेड है आपका, इधर के कंपोनेंट मैंने यहाँ तक लिया तो इसको मैंने वाई कंपोनेंट लिया, इधर के पार्ट को मैंने एक्स लिखा। सुनना, हम लोग क्या करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं। पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब थीटा फाई के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, किसको, एक्स एंड वाई को, एक्स वाई जेड तीनों को करेंगे। बेटा जब इलेक्ट्रॉन का बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, स्पेस में रहेगा, किसी प्लेन पे रहेगा, स्पेस में रहेगा। तो स्पेस में दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों कोऑर्डिनेट पे जाकर आपको उसका कंपोनेंट पे वर्क करना पड़ेगा। यही बात समझ में ना, एक एक पे नहीं, तीनों पे जाके कंपोनेंट आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप किसका बात करो, थ्री डी स्पेस का बात करो। तो थ्री डी स्पेस का बात करेंगे तो फंक्शन तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस का होगा ना वो। यस सर। हाँ, ताइजोन की होगा देख, देखिए एक एक कंपोनेंट को तोड़ रहा हूँ, उससे मैं क्या कंक्लूजन लूंगा, वो बात में बताऊंगा। अभी देखिए, मैं, अब देखिए, मैन देखिएगा, कॉस थीटा को आप लिख सकते हो बेटा, जेड बाय आर लिख सकते हो कि नहीं। तो जेड इक्वल टू क्या होगा, आर कॉस थीटा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है आपका। नहीं सर। अच्छा बेटा बताइए, आप सेकेंड पॉइंट लिख रहा हूँ, क्यू आर इक्वल टू पी एस हो सकता है कि नहीं। अरे बेटा वही तो है, यहाँ से मैंने ये लिया, यहाँ से मैंने एक स्क्वायर टाइप का बनाया, तो क्यू है, क्यू आर इक्वल टू पी एस होगा कि नहीं।
हाँ सर। तो क्यू आर इक्वल टू पी एस इक्वल टू आर साइन थीटा बोल सकते कि नहीं हम लोग? मतलब ये पार्ट जो देख रहे हो ये पार्ट आपका आर साइन थीटा हो गया। बेटा समझ में आ गया आर साइन थीटा कैसे होगा? आप देखो ना यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है ना बेटा ये। तो आप साइन थीटा ले लो ना, साइन थीटा जैसे लोगे तो क्या करोगे आप? परपेंडिकुलर ये जो लोगे अपन क्या लेंगे, बेस लेंगे कि नहीं, ये हाइपोटेनस लेंगे कि नहीं यार? यस सर। यस सर। साइजोनेट आर साइन थीटा, आर से आर साइन थीटा हो जाएगा नहीं? क्यू आर का वैल्यू बताइए अपने। चलिए, अब मेरे को जेड का तो मैंने फाइंड कर लिया, अब वाई का फाइंड करने, ये एक्स का फाइंड करने जा रहा हूँ, एक्स का। एक्स का जाओगे तो आप क्या लिखोगे? कॉस फाई जो लिखोगे वो आप क्या लिखोगे? कॉस फाई इक्वल टू क्या लिखोगे आप? कॉस फाई इक्वल टू क्या लिखोगे? एक्स बाय आर एक्स साइन थीटा बाय लिखोगे? साइन होगा। थीटा लिखेंगे कि नहीं बताइए आप लोग? एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू क्या होगा? आर साइन थीटा कॉस फाई। ये क्वेश्चन टू लिए। बेटा सिमिलरली वाई का जाएंगे तो आर साइन थीटा और साइन फाई आ जाएगा कि नहीं? चेक करो तब लोग, चेक करो तो। अरे बेटा ये तो हो गया ना यहाँ से तो ये तो पता चल गया ना आपको, तो ये कंपोनेंट फाइंड करना, तो ये कंपोनेंट वही है ना आपका, ये और ये। यस सर। मैं देख, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस बन लिया, ये जो डिस्टेंस है वही तो डिस्टेंस ही है आपका। तो सीधा मैं साइन फाइव लेके नहीं बता सकता हूँ, यहाँ से साइन फाइव लेंगे तो नहीं आ जाएगा वाई का वैल्यू। ये भी तो वाई दिखा रहा है आपका, ये वाई दिखा रहा है ये, और ये एक्स दिखा रहा है आपका। वही तो बताइए, मैं समझ में आ गया ये कंपोनेंट। यस सर। अब सुनिए, अब मैं क्या बता रहा हूँ सुनो। अब जो काम का चीज, अब यहाँ पे इस कंपोनेंट पे यूज क्या करेंगे, देखो। देखो इससे क्या होगा, अगर कंपोनेंट आपको पता रहेगा तो आपको ज्यादा इक्वेशन लर्न नहीं करना पड़ेगा। आपको सुनो क्या होता है, साई एन एल एम से क्या दिखाते हो? एक वेव फंक्शन दिखाता हो और वाइटल आता है। तो इसमें देखिए तीन कंडीशन बता रहा हूँ। एस और वाइटल का जब भी आपका साई का एक्सप्रेशन आएगा तो ना थीटा होगा ना फाई होगा वहां पे। दैट इज नॉन डायरेक्शनल या डायरेक्शनल, बताइए आप लोग बताओ। नॉन डायरेक्ट। नॉन डायरेक्शनल। अब पी और वाइटल जैसे आ जाएगा, पी और वाइटल जैसे आ जाएगा बेटा, वहां पे थीटा भी रह सकता है आपका और फाई भी रह सकता है, दोनों कोई भी रह सकता है। अगर मान लीजिए पी जेड होगा तो पी जेड हमेशा याद रखिएगा कॉस थीटा के साथ आ जाता है। पी वाई का जब बात करेंगे बेटा तो ये आर साइन थीटा और आर साइन फाई आपको दिखेगा वहां पे। समझना कि वाई का पी वाई है ये, या पी डी जो बोलो। फिर आप देखिएगा जैसे पी एक्स का बात करेंगे तो ये होगा आर साइन थीटा और क्या था बताइए, कॉस फाई। अगर साइन थीटा कॉस फाई दिखा तो समझना वहां पे एक्स कंपोनेंट है वो। आप बता दो, पी एक्स का लोब्स का ओरिएंटेशन किधर आता है? मैंने बोलिए एक्स एक्सिस के लो। तो बेटा एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर लोब्स होगा तो वहां पे आर साइन थीटा कॉस फाई फिक्स आएगा। अगर लोब्स का ओरिएंटेशन होगा वाई एक्सिस की तरफ वहां पे तो आर साइन थीटा साइन फाई फिक्स आएगा। अगर आपका जेड कंपोनेंट होगा, मतलब जेड की तरफ अगर लोब्स होगा तो पी जेड या डी जेड जो भी लेंगे तो सिर्फ कॉस थीटा रहेगा। सिमिलरली डी और वाइटल्स के लिए जाओगे तो उतना पूछेगा नहीं, आपको एसपी पे ही ज्यादा वर्क करवाएगा, तो वहां भी थीटा होगा वहां भी फाई होगा। बेटा खुद से बताना, अगर मेरे को डी जेड स्क्वायर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वहां पे कौन सा होगा? आर कॉस थीटा। याद रखोगे? तो बेटा याद रखना कि जब हम लोग डी और बाई का हम लोग वेव फंक्शन लिखेंगे तो कुछ ना कुछ एंगुलर पार्ट आपको दिखेगा वहां पे। अब कौन सा कंपोनेंट है वो कॉस थीटा साइन थीटा के प्रोडक्ट आप पकड़ लोगे। और पी और वाइटल में मैंने बता ही दिया आपको, एक्स देगा तो वहां पे साइन थीटा फाई कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं इसको दिखा रहा हूँ कैसे होगा। मैंने समझ में ये लिखा आपने? तब देखो मैं एक चीज दिखा रहा हाँ हूँ। सर। देखिए मैं एक चीज दिखा रहा हूँ यहाँ से, ये इंफॉर्मेशन जो है यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा। यहाँ से एक कंप्लीट वेव फंक्शन का जो प्लॉट दिया था यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो देखो।
तो यहाँ पे एक परहेजी है यहाँ पे, लेकिन ट्राई कीजिए, आप लोग पूरा नहीं देख पाएंगे तो मैं दूसरा फिगर भी दिखा सकता हूँ, तो देखिएगा। दिख रहा है या फिर से दूसरा फिगर में बता दूं, दिखा दूं आपको? देखो, इस पे भी जा सकते हो आप। एक और है लेकिन उस पे लिखा हुआ है इसलिए वाइट कहता है, लेकिन देखो यहाँ पे दिखा रहा है। देखो इसे दिखा रहा हूँ आपको, दिख जाएगा यहाँ पे शायद फंक्शन। जरूर यहाँ पे देखो तो क्या आता है कि देखो, दिखता है इसमें। चलो इसी पे काम कर, चलो नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं भेज दूंगा इसको फिर। देखिएगा फिर से बताइएगा, सुनिएगा जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए बेटा, इसमें एक चीज देखना, आप गौर करके देखना यहाँ पे कि जहां भी आपका एस है वहां पे देखो तो कहीं भी कॉस थीटा साइन फाई आर साइन थीटा कुछ है वहां पे देखो तो मैंने नहीं। मैंने बोला किसी में भी जाओ, एक्सपोनेंट जो लिया है ना, एक्सपोनेंट जो लिया है वहां पे, एक्सपोनेंट जो लिया है यहाँ पे, एक्सपोनेंट जो लिया है उसका वैल्यू ई का वैल्यू है वो। तो मैं एक लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप देखिएगा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक प्लॉट ले रहा हूँ, यहाँ पे एक दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये इसका वैल्यू दिखा रहा हूँ। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टू एस को। टू एस को। यहाँ पे साई 200 लिख दिया, यहाँ पे टू एस हो गया ये। तो टू एस को जो बता रहा हूँ ये देखना, यहाँ टू बाय 4 पाई 2 पाई लिखा मैंने। और जेड बाई ए नॉट का एक्सपोनेंट 3/2 कर दिया। 2 इंटू जेड आर बाई ए नॉट कर दिया मैंने। और एक्सपोनेंट मैंने लिया यहाँ पे जेड आर बाई 2 ए नॉट, ये है मैंने। मतलब यहाँ पे यू का वैल्यू जो है, ये यू का वैल्यू, ये जेड आर बाई ए नॉट रखा है। अब बताओ कहीं भी एक चीज देखना आप, 1 2s में कितना रेडियल नोड होता है? वन। एक होता एक। है। तो बेटा ये एक्सप्रेशन देखो, यहाँ पे रेडियल नोड 1 आ जाएगा कि नहीं यहाँ पे? अब बता दो, अगर मान लो फॉर हाइड्रोजन का बात करेंगे तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये जो प्लॉट होगा ये 200 का वेव फंक्शन है ये। 1/4 रटना नहीं है आपको, रटना नहीं है आपको, देखो मैं एक जो बताया उसी पे वर्क करना है आपको। ए नॉट बाई 3/2 करेंगे, और 2 इंटू क्या करेंगे, आर बाई ए नॉट करेंगे। और ई का एक्सपोनेंट क्या होगा यहाँ पे? आर बाय 2 ए नॉट होगा। बेटा नोट का बात करेंगे तो नोट पे क्या होगा? साई का वैल्यू जीरो साइज करेंगे। जीरो हो जाएगा। 2 ए नॉट आ रहा है कि नहीं यहाँ से भी बताइए। हाँ सर। यही था कि नहीं? आईटी में यही क्वेश्चन दिया था कि नहीं? बताइए तो 2004 का जो क्वेश्चन दिखा है यही था कि नहीं क्वेश्चन? बताइए तो। हम्म। हम्म। अब सुनिए एक चीज एक और बता रहा हूँ आपको, देखिएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे पीजेड का देखो, ये 2 पीजेड का बात किया, देखो बेटा कॉस थीटा आगे कि नहीं आगे? हाँ सर। तो बेटा कॉस थीटा होगा। अब ये बताइए पी में आपका रेडियल नोट जीरो होता है कि नहीं? हाँ सर। आपको क्या लगता है इसको अगर साई को जीरो करेंगे तो रेडियल नोट कुछ कुछ रिलेशन आए, कुछ भी रिलेशन आएगा यहाँ पे? आर ए नोट में नहीं आएगा, चेक कर लो आप। अब देखो ना, मैं बता रहा हूँ आपको, उसको साइड कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं इसको साइड कर रहा हूँ। आठ जीरो आ जाएगा। नहीं नहीं, रेडियल नोट आने का चांस नहीं है यहाँ पे, बताइए रेडियल नोट नहीं आएगा। देखिएगा यहाँ पे जो वैल्यू दिया है यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साई दिया है यहाँ पे 2, वो आपका ये यहाँ पे दिया 1 0 ऐसे करके दिया है यहाँ पे। 1/4 पाई 2 पाई लिख दिया मैंने। और यहाँ पे जेड बाय ए नॉट दिया, हाइड्रोजन के लिए लिख रहा हूँ तो जेड का वैल्यू कितना लोगे बेटा? 1 लोगे कि नहीं आप? 3/2 लिया मैंने। आर कॉस थीटा है यहाँ पे, एक्सपोनेंट मैंने जो लिया, ये जेड आर था तो मैं सीधा ले लूंगा यहाँ तो पे। हाँ। जेड आर था तो आर बाई क्या करेंगे, 2 ए नॉट ले लेंगे। अब बेटा ये बता दो, आप सीधा यहाँ पे कंपोनेंट देख रहे हो कि नहीं? किसका कंपोनेंट देख रहे हो? कॉस थीटा आ गया कि नहीं? तो कॉस थीटा ऐसे आ गया तो बताओ कौन सा जेड होगा? ये पी एक्स या पी वाई कौन होगा? ये पी जेड होगा कि नहीं बताओ तो? पीजेड। तो 2 पी जेड होगा कि नहीं ये?
हम्म, हम्म। आप बेटा बता दो, इसमें कहीं भी एक्सप्रेशन में देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन है, कहीं पे आ रहा है नोट पे नहीं नाम का। नहीं समझ तो गया। आपका बताइए, रेडियल नोट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे रेडियल नोट का मतलब जीरो हो गया। बेटा याद रखिएगा, अगर मानक सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, अगर यहाँ पे आर और ए नोट में सब्ट्रैक्शन का इक्वेशन आ जाएगा तो समझना कि रेडियल नोट वन है। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक का बात आ जाएगा आर और ए नोट में तो समझना रेडियल नोट टू है। कितना रेडियल नोट बताओगे, टू। मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्वाड्रेटिक का दिखा रहा हूँ आपको, अभी देखिए क्वाड्रेटिक का बात करूंगा यहाँ पे। एक जो बता रहा हूँ सुनिएगा, अभी क्वाड्रेटिक का बात मैं करूंगा तो वो भी बता रहा हूँ, देखना यहाँ पे ये इक्वेशन। हाँ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक देखेंगे इक्वेशन है बस। कि नहीं, यहाँ पे बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, बताइए हम लोग। हाँ सर। अब देखिए, अब ये बताइए ये किसका है, थ्री एस का है कि नहीं बताओ। हाँ ठीक है। थ्री एस का है कि नहीं बताइए, थ्री एस का है कि नहीं बताइए तो। थ्री एस का है ये, तो थ्री एस का दिया तो यहाँ पे देखिए 81/3 पाई, ये सब कुछ नहीं लर्न करना पड़ेगा। जेड का वैल्यू अगर मान लो A0/3/2 ही रखते हैं यहाँ पे, तो ये 27 माइनस क्या करेंगे, 18 करेंगे। और ये ZR/A0 होता है तो सीधा R/A0 कर दूंगा मैं यहाँ पे। और -2 इंटू क्या करेंगे, आर आर बाई बाई ए एस नॉट स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे ब्रैकेट ले लेंगे, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा आपको बताइए, R/3 A0। माइनस का आप खुद से बताइए, यहाँ पे 300 दिया था यहाँ पे। अब बेटा बता दो, ये 3s का बात कर रहे हैं, रेडियन रूट कितना होता है इसमें, दो। अब बेटा यहाँ से क्वाड्रेटिक से आर और A0 का दो वैल्यू आ सकता है कि नहीं। हाँ सर। মানে এটা বুঝেছিস তো, মানে কি কোয়াড্রেটিক থাকবে তাহলে বুঝে যাবে কি দুটো রেডিয়াল রুট হবে, এডিশন সাবট্রাকশন থাকবে মানে কি মাইনাস থাকবে তাহলে ওটা বুঝে যাবে একটা রেडियल रूट হবে। और कुछ नहीं रहेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन का स्टेट कहीं भी नहीं रहेगा, सीधा मल्टीप्लिकेशन के टर्म रहेगा। तो समझ लेना वहां पे रेडियल नोट जीरो। देखो तो बेटा जितना भी रेडियल नोट जीरो होता है सबका देखो तो सीधा मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं, कहीं भी एडिशन सब्ट्रैक्शन है नहीं मिलेगा, चेक कर लो ना, किसी का नहीं मिलेगा। आप किसका बात करो, आप बात करो यहाँ पे देखो, मैंने जो बताया आपको। आप बात करो किसका, 310, उसमें तो एक रेडियल नोट होता है। 310 का मतलब क्या होता है, 310 का मतलब क्या होता है, 3P आपका ये जेड है, 3P जेड में तो एक रेडियल नोट होता है, तो देखो 6 - U है, तो रेडियल नोट आएगा कि नहीं वहां से। और जेड का बात किए तो देखो यहाँ पे ये किसका बात किया, यहाँ पे मैंने बोलिए किसका बात किया, आपका वाई का बात कर रहा है कि नहीं यहाँ पे, सॉरी एक्स का बात कर रहा है कि नहीं। एक्स का बात किया तो देखो आर साइन थीटा कॉस फाई आ गया कि नहीं एक्स में। हाँ बताइए, यहाँ से मैंने पकड़ लिया रेडियल नोट वन होगा, और ये एंगल पार्ट से मैंने पकड़ लिया ये क्या होगा, ये 3P, ये क्या होगा एक्स होगा, मैंने पकड़ लिया। देखो मैंने यहाँ पे आर साइन थीटा फाइव देखा तो मेरे को पता है ये वाई होगा, और फिर यहाँ से दो पार्ट देखा, रेडियल नोट होगा तो 3P वाई है ये। कैसे आइडेंटिफाई करूँ समझ में आ गया आपको, एक क्वेश्चन लर्न नहीं करना, आपको आइडेंटिफाई करना है समझ में। बेटा क्वाड्रेटिक का बात होगा तो दो रेडियल नोट, एक एडिशन सब्सट्रैक्शन का बात रहेगा। देखो यहाँ पे खुद से देखो, यहाँ पे जो भी है देखो, यहाँ पे कॉस थीटा जो भी आ गया आपका, यहाँ से तो रेडियल नोट्स नहीं आएगा, रेडियल नोट जीरो है कि नहीं इसके पास, 3D के पास देखो तो। 3D की रेडियल नोट है जीरो, तो 3D रेडियल नोट जीरो है तो देखो कहीं भी एडिशन सब्सट्रैक्शन आपका है नहीं, कॉस थीटा के टर्म में तो होगा नहीं, आपका आर नोट ए नोट के टर्म बनना चाहिए। मैंने समझ में आ गया ये कुछ कैसे देखते हैं ग्राफ को, इसको कैसे देखते हैं हम लोग। अरे बेटे समझ में आ गया कैसे ग्राफ को देखते हैं, समझ में आ गया ये कैसे ग्राफ को आइडेंटिफाई करोगे। अब देखो मैं बता रहा हूँ आपको, अब क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। देखो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन क्या पूछा था, इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये आईआईटी का नया फॉर्मेट क्वेश्चन आ गया था, ये सब 2017-18 से ये क्वेश्चन आपका देने लगा था ये इस टाइप का। तीन कॉलम देता था, तीनों कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनता है इसमें। देखो यहाँ पे क्या दिया, आपको खुद से देखना, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको देखिएगा, गौर करके सुनना क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे वेव फंक्शन दिया आपका, NLM वेव फंक्शन दिया, मैथमेटिकल फंक्शन दिया है यहाँ पे। NLM से क्या दिखाते हो, ऑर्बिटल को दिखाते हो कि नहीं। यस सर। अगर साई NLM दिखते हैं तो उसको ऑर्बिटल को दिखाते कि नहीं होंगे। अब आगे चलिए, मैथमेटिकल फंक्शन हुज द वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। बेटा मैंने बार बार बोला था ना कि पोलर कोऑर्डिनेट में लेके जा रहा हूँ मैं इसको। यस
मैंने बोला था ना कि पोलर कोऑर्डिनेट में लेके जा रहा हूँ। देखिएगा, जिन्होंने वो सब वीडियो ऑन कर लीजिए और अन्वेषा वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑफ मत रखिए। अन्वेषा वीडियो ऑन कर लो और जिन्होंने वो सब भी वीडियो ऑन कर लीजिए। देखो क्या होता है। सबसे पहले याद रखिएगा बेटा, ये पोलर कोऑर्डिनेट में आर थीटा साइन थीटा जो भी था वो पोलर कोऑर्डिनेट था। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होता है ना, एक्स वाई जेड जो होता है, कार्टेशियन एक्सिस जो बोलते हैं हम लोग, उसको पोलर कोऑर्डिनेट में लेके जाया जाता है इसको पढ़ने के लिए। तो पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे मैंने बता दिया मैंने तो आपको। अब देखो, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको क्या बोल रहा है, क्वांटम नंबर दिया है, एन एल एम दिया वहां पे। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस दिया है बेटा। आर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस दिया है। और जहां पे साई का वैल्यू जीरो करेंगे, आर के टर्म, ए नॉट के टर्म में जो आर का वैल्यू आएगा वही रेडियल नोट होता है कि नहीं। फिर से सुन लो, मैंने बोला कि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस लेंगे आप आर को, और जिस पॉइंट पे जाके साई का वैल्यू जीरो होगा, जिस पॉइंट पे आर को ए नॉट के टर्म में एक्सप्रेस कर दोगे वो रेडियल नोट का पॉइंट होता है कि नहीं। तो ये याद रखिएगा। आप बोल रहे हैं यहाँ पे कि आर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, थीटा क्या दे रहे हैं? देखो यहाँ पे क्या दिया है, वो लैटिट्यूड दिया कि नहीं आपका, वो एंगल के नाम होता है वो, एजीमुथ दिया कि नहीं आपका, 55 को, तो ये सब आपको नहीं रखना, दे दिया है यहाँ पे। इन द मैथमेटिकल फंक्शन गिवन द टेबल जेड दिया यहाँ पे, जेड दिया आपका टेबल। जेड इज द एटॉमिक नंबर दिया, ए नॉट दिया, बोर्स रेडियस। सब सुनना इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। कॉलम ए टू, कॉलम वन से कॉलम टू कॉलम थ्री तीनों को कंबाइन करके आपको ऑप्शन बनाना है। तो देखो पहले क्या बोल रहा है यहाँ पे। ये बोल रहा है आपको, पहले मैं 31 जो दिया था, ये मान लो ये क्वेश्चन जो यहाँ से लिया 31 32 था, तो मैं 31 का बात कर रहा हूँ, पहले 31 का बात कर रहा हूँ, सुनना 31 का बात क्या कर रहा हूँ। कॉलम वन वाली करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज। तो बेटा हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज का बात कर रहा हूँ। देखो मैं ऑप्शन में, इसमें क्या करना, ऑप्शन पे आना आप नहीं करोगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आएंगे। तो देखो वन का टू लिया, बेटा वन एस ऑर्बिटल में वन रेडियल नोट तो नहीं होता है, नहीं। तो कट हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब चलेंगे बी पे, फोर का दिया, फोर देखो फोर का फोर दिया है, तो फोर में क्या है आपका, डीजेड स्क्वायर। अब बेटा इजी डी से। स्क्वायर पे बोला था एक्स वाई प्लेन पे आपका रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तो वो भी कट हो गया, क्योंकि नहीं होता वहां पे, नोडल प्लेन नहीं होता था, याद कीजिए। ये भी आपका कट हो गया, ये भी कट हो गया। देखो अब मैं टू का टू ले रहा हूँ, टू क्या टू है उसमें तो टू होगा, रेडियल नोट पे होता है वन टू एस में। हम्म। और टू का मैं पी ले रहा हूँ, पी का मतलब क्या होता है, पी, तो पी को तो ये, अब देखो साई का ये रेडियल नोट आर का दिया, ये रेडियल नोट का तो टू एस का ये प्लॉट था, यहाँ पे रेडियल नोट तो होता ही था बेटा, याद करो ना। हाँ सर। हाँ सर। तो बेटा तो ये ऑप्शन सी सही हो गया। ऑप्शन सी सही होगा। थ्री पे चेक कर रहा हूँ, मल्टीपल ऑप्शन है, इसलिए सारा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा आपको। ईज बोला था तब ठीक है, थ्री पे ये, थ्री टू पी जेड है आपका, थ्री का थ्री बोल रहा है, तो थ्री का थ्री, देखो कॉस थीटा आ गया, हाँ। ये ले सकता हूँ। लेकिन बोल रहा है उसको पी, पी तो नहीं ना होगा, पी नहीं तो ये तो रॉन्ग नहीं होगा, होगा। पी तो रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि पी का जब प्लॉट लेंगे तो आपको ओरिजिन से जाना पड़ेगा ना, बताइए। हाँ। तो ये रॉन्ग हो गया कि नहीं बेटा, बताइए। रॉन्ग। अब बता दो, मैंने अगर थोड़ा भी कॉस थीटा साइन थीटा के एक्सप्रेशन अगर पता रहेगा आपको, और रेडियल नोट कैसे इक्वेशन से फाइंड करता थोड़ा भी पता रहेगा, तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं सर। देखो आप थोड़ा खुद से सोचो कि ये जो होगा ये तो डेफिनेटली ये वन एस का होगा, ये टू एस का तो हो नहीं सकता, क्योंकि टू एस में तो रेडियल नोट होता है। तो टू एस रेडियल नोट होगा तो टू माइनस आर बाई ए नोट का रिलेशन तो आना चाहिए। हाँ। तो ये किसका होगा, ये वन एस के अलावा तो किसी का हो ही नहीं वन सकता ये। इसका। वन एस का आ सकता है कि नहीं ये। और हाँ। जैसे यहाँ पे देखो cos थीटा दे दिया, तो ये टू पी जेड के अलावा किसी का हो ही नहीं सकता। बोलोगे क्यों, क्योंकि टू पी में रेडियल नोट जीरो होता है कि नहीं। हाँ सर। हाँ सर। अब बताइए इक्वेशन में कहीं रेडियल नोट आपको दिख रहा है, कहीं नहीं, तो ये टू पी जेड फिक्स है ये, तो ये टू पी जेड का ये, वन एस का ये फिक्स हो गई ये। अब बताओ ये इक्वेशन, और कांस्टेंट क्यों लिया, तो वहां जो वन बाय फोर फाइव जो लेते थे ना, टू फाइव माइनस लेते थे ना, उसको नहीं लिखा यहाँ पे से। आई बात समझ में, तो देखो आप खुद से सीखो। हाँ मैं जा रहा हूँ 32 पे, 32 पे बोला करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फिर, तो वन का वन लिया, बेटा वन का वन तो होगा,
ये तो 1s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन का प्लॉट हो ही सकता है, ये क्वेश्चन हो ही सकता है आपका। अब 1 का बोल रहा है फिर एस, ये तो मेरे को चेक करना पड़ेगा। क्यों चेक करना पड़ेगा, सुनो। बोला एनर्जी नीडेड टू द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 2 to 4, ये 27/32 टाइम द एनर्जी नीडेड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 2 to 6। बेटा आप खुद से बता दो, एनर्जी नीडेड टू एक्साइट द 2 to 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए तो। ये क्या हो जाएगा आपका, 6 से 2 का डिफरेंस होगा कि नहीं है? तो 6 से 2 का डिफरेंस जाएंगे तो क्या होगा, 13.6 ही आप वैल्यू रखिए। और ये क्या हो जाएगा आपका, बताना बेटा। 2 का स्क्वायर होगा, ये क्या होगा, 6 का स्क्वायर होगा कि नहीं है? हाँ और ये डिफरेंस एनर्जी जो चाहिए आपका, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है बताइए आप लोग फिर नेक्स्ट। 4 से जा रहा था। 4 से 2। 4 से कहाँ जा रहा है, 4 से नहीं, 4 से 2 का डिफरेंस लेंगे, 2 से 4 मारा है कि नहीं वो। हाँ, तो ये 13.6 लेंगे, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 का स्क्वायर रखेंगे, और ये क्या करेंगे आप, 4 का स्क्वायर करोगे। अब बेटा आपको बोल रहा है कि ये जो डिफरेंस होना चाहिए, ये 4 से 2 जो होना चाहिए, तो एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए ये 6 से 2 का, ये डिफरेंस होना, ये जो वैल्यू होना चाहिए 27/32 होना चाहिए। देखिए सही आ जाएगा, ये चेक कीजिए आप लोग, चेक कीजिए ना, सही आ जाएगा। आप वैल्यू देखो ना, 13.6 लिया, आप डिवाइड कर दो ना, डिवाइड करोगे तो बेटा 13.6 कैंसिल ही हो जाएगा। और जैसे कैंसिल हो जाएगा तो देखो वहाँ पे 4 कॉमन लेके वहाँ पे 36 में ले लो। तो 4 जैसे कॉमन लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे मैं देख रहा हूँ वहाँ पे 8/9 आ जाएगा, तो 8/9 जैसे आ जाएगा आपका, तो 4 कॉमन होगा तो 2/9 आ जाएगा उधर से। और इधर आप देखो करके, तो मेरे को लगता है 27/32 आ जाना चाहिए। जिन्हों वो उस तरह पेन चलाइए, ऐसे बैठने से कभी नहीं काम होता, जे एडवांस सपना नहीं होता है बेटा। ड्रीम नहीं होता जे एडवांस जाने का, ड्रीम अब जाओगे ना बहुत खटना पड़ता है। अब देखो ना, जिसके रेफरेंस है ना ईशान, ईशान के रेफरेंस है ना, ईशान का मेन प्रॉब्लम है स्कूलिंग के चलते वो नहीं जा पाया, नहीं तो बहुत बंदा अच्छा था, वो बहुत अच्छा पढ़ने में था ईशान। बहुत डेडिकेटेड था, एक एक क्वेश्चन देते थे, सर रुकिए बनाने दीजिए। ऑनलाइन क्लास का मैं इंस्ट्रक्शन उसका बोल रहा हूँ। आप जिसका बात कर रहे हो उसी के स्कूल में, आप जिस स्कूल से हो, उसी स्कूल में, तो वहाँ पे वो गार्डन हाई में तो वो भी था कौन इसका बोलते हैं, देखिए ना ये आपका अंकुर घोष था वो। बेटा जब देखते हैं ना उस स्टूडेंट को, तब पता चलता है वो सब स्टूडेंट क्या था। इसलिए थोड़ा हाथ पैर चलाइए, थोड़ा समझने की कोशिश करो। कहीं भी जाओगे सर ग्रेड, हम बताइए, ट्वेंटी सर सेवन वही है 27/32। आ रहा है कि नहीं बताइए आप लोग। हाँ सर। आ रहा है तो आप खुद से बताइए, तो ये जो ऑप्शन लिए 1 to S, ये सही निकल गया कि नहीं आपका। हाँ सर। हाँ सर। हम्म। आप बताइए, बी ऑप्शन पे वर्क कर रहा हूँ, तो बी में क्या बोल रहा है आपका, बताइए 2 से 1 जा रहा है कि नहीं बताइए। होगा नहीं। हाँ, तो 2 से 1 में जाएंगे तो रेडियल रूट आपको 1 आता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा कि नहीं बताइए। रॉन्ग हो हाँ। गया। अब 1 का 1 सही लिया, फिर पी बोल रहा, तो पी बोला तो ग्राफ तो रॉन्ग है, तो रॉन्ग हो गया। तो हाँ। ग्राफ किसका दिखा रहा है बेटा, 2S का दिखा रहा है कि नहीं ग्राफ ये से। हम्म। अब 2S का प्लॉट मैंने बताया था, ग्राफ मैंने बता दिया था, 2S का मैंने बोला था रेडियल रूट के थ्रू ऐसे जाता है, फिर नीचे से ऊपर जाता है। बताए थे कि नहीं आप, मैंने जो। यस सर। हाँ सर। बताइए। डी का जाएंगे तो डी का बोल रहा है 1 का 4, 1 का 4 बोल रहा है, 1 का 4 तो पॉसिबल ही नहीं, रेडियल नोड होता है, नोडल प्लेन नहीं होता ही नहीं, नहीं है आपका, इसमें निकल गया। स्पेरिकल होता है। अब देखो मैं हीलियम का बात करूँ तो हीलियम बेटा जेड क्या होता है, 2 होता है ना। अगर बेटा मैं जेड 2 भी यहाँ पे पुट करूंगा तो रेशियो वही रहेगा ना, क्योंकि जेड पे कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ। तो जेड का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि रेशियो बोल रही है। अब मैं जेड का बात कर रहा हूँ तो 1, अब हीलियम लो हाइड्रोजन लो कुछ भी लो, वेव फंक्शन का तो प्लॉट आपका आर का वैल्यू डिफर कर जाएगा, लेकिन प्लॉट का तो वही रहेगा ना, फॉर्मेट तो वही रहेगा ना, इक्वेशन तो चेंज नहीं होने मिला है ना। तो देखो ये बोल रहा है 1 का 1 बोल रहा है ये, तो 1 का 1 तो सही है। और उसका फिर आर बोल रहा है, आर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस, ये तो ट्रू है बेटा। आपने जो दिया था, आप याद करो जब आपने प्लॉट लिया था, याद करो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो प्लॉट लिया था आपने, साइ स्क्वायर का प्लॉट लिए थे, रेडियल डिस्टेंस न्यूक्लियस से जब लिए थे, तो आपने कुछ ऐसे ही फाइंड किए थे कि नहीं 1s का। यस सर। ये बोलता था कि नहीं न्यूक्लियस पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता, बोलता था कि नहीं, ये बताओ अभी साइ स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये क्या था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी था कि नहीं, याद कीजिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी था ये, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी था ये। और प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये थे थिन स्फेरिकल पे, वो था रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था वो।
एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पे वर्क करवाता है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साइ स्क्वायर को बोलते हैं हम लोग। तो बेटा वन का वन बोल रहा है यहाँ पे, तो वन का वन तो ले लिया मैं, बोल रहा है आर था, आर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम प्लेस, ये तो ट्रू है आपका, लेकिन इनकरेक्ट बोल रहा है ना आपको। अब बताइए, टू का टू और फिर क्यू, तो टू का बोल रहा है टू, फिर उसका क्यू बोल रहा है, ये रॉन्ग है कि राइट है ये ये तो बता। रहा रॉन्ग है आपका। टू का अच्छा ये टू तो बता दो। सही है। नहीं नहीं, आप बताइए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, साइ स्क्वायर होता है। हम्म। हाँ सर। साइ स्क्वायर होता है, तो आप एक काम कीजिएगा, साइ स्क्वायर अब कर जाएगा, आप देखिएगा टू एस का जो मैंने प्लॉट लिया था, टू एस को जो बताया था, टू एस के इक्वेशन पे जा रहा हूँ, उसके थ्रू मैं बता रहा हूँ, तो पूरा इक्वेशन इसकी जरूरत ही नहीं है, आप पूरा इक्वेशन उससे लूंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं पूरा इक्वेशन नहीं यूज करके बताऊंगा, देखना है टू एस का बता दूंगा। ये टू एस का जो था, ये किसका था, टू एस का था। बेटा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब होता है साइ स्क्वायर, साइ स्क्वायर का वैल्यू जब फाइंड करेंगे आप यहाँ पे, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का साइ स्क्वायर की बात करेंगे, तो वन बाई क्या हो जाएगा, वन बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा, स्क्वायर करेंगे, ए नॉट क्या होगा, थ्री हो जाएगा, और ये क्या होगा, टू माइनस आर नॉट बाई ए नॉट का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा, और ई का माइनस जाएंगे तो टू आर नॉट बाई क्या हो जाएगा बेटा बताइए, ए नॉट हो जाएगा। तो ये साइ स्क्वायर जो होगा, ये प्रोपोर्शनल टू ए नॉट का क्यूब आ गया कि नहीं, वन बाई थ्री आ गया कि नहीं, देखो आप आ गया कि नहीं, सॉरी वन बाई थ्री नहीं, थ्री आ जाएगी, थ्री आ रहा है कि नहीं बताइए, आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी स्क्वायर जो होगा प्रोपोर्शनल टू वन बाई ए नॉट का एक्सपोनेंट थ्री आ रहा है कि नहीं, चेक कीजिए, मैंने कहा रहा है कि नहीं बताइए। Yes, sir. तो प्रोबेबिलिटी जब साइ स्क्वायर का जा रहे हैं, साइ स्क्वायर का जब बात करें हम लोग, साइ स्क्वायर का बात करेंगे, तो साइ स्क्वायर ही प्रोपोर्शनल टू वन बाई ए नॉट का क्यूब हो जाएगा कि नहीं। हाँ सर। हाँ सर। ये क्या हो जाएगा, तो आपको खुद से सोचो, आपको ये एक्सप्रेशन अगर पता रहेगा, तो जितना भी इक्वेशन लिए थे, जितना भी इक्वेशन लिए थे, सब में ए नॉट बाय सब में बाय थ्री बाय टू या फाइव बाय टू ये सब था कि नहीं सब हाँ हाँ था। सर। बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन का मैं भेजिए थोड़ा, नेक्स्ट डे कल भेज दूंगा आपको। तो इस पे देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा, आप एक चीज देखना है यहाँ पे, जितना भी ये सब में देखो, तो आ ए नॉट थ्री बाय टू कहीं पे फाइव बाय टू इसे करके आए कि नहीं, चेक करो तो आप लोग। हाँ सर। आप बताइए, कहीं भी अगर फाइव बाय टू होगा, तो ए नॉट जो होगा, तो वो साइ स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ए नॉट का फाइव फाइव आ जाएगा कि नहीं वहां पे फिर। हाँ सर। हाँ। लेकिन आप खुद से देखो, एस का जहां भी होगा, हर जगह देखो थ्री बाय टू होगा, थ्री बाय टू होगा, चेक करना। जैसे पी में जाएंगे तो फाइव बाय टू आ गया होगा, चेक कर लो। हाँ सर। जैसे डी में गए होंगे, तो डी में जब गए होंगे, तो देखना सेवन बाय सेवन टू, बाई सेवन टू। बाय सेवन टू आ बाई गया। टू हाँ सर। याद रखिएगा, एस के लिए क्या होगा, एस थ्री के बाई लिए टू। एस के लिए क्या होगा, थ्री बाय टू, और पी के लिए क्या होगा, फाइव फाइव बाय बाई टू, टू। और सेवन बाय टू, याद रखिएगा। ए किसका ये बस, ए नॉट बाय थ्री बाय टू, ए नॉट बाय किसके लिए होगा, फाइव बाय टू, सेवन बाय टू, बस इतना याद रखिएगा, डी के लिए सेवन बाय टू होता है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जब साइ स्क्वायर का वैल्यू पूछेगा उसके साथ, अब उसके साथ कोरिलेट करो, तो जैसे कोरिलेट करोगे बेटा यहाँ पे, तो ये रॉन्ग है कि राइट है, आप बताना मुझे। तो राइट हो तो। तो बताइए राइट था कि नहीं वो, ये भी हाँ आपका राइट। राइट हो गया। राइट हो। अब सी पे जाइए, तो वन का बोल रहा है ये थ्री, ये रॉन्ग है कि नहीं, कॉस थीटा कहाँ से आएगा वन में, तो ऑप्शन सी। कॉस थीटा हो गया नॉन डायरेक्शनल होता है ना सर्वाइकल, तो नॉन डायरेक्शनल हम्म। होगा तो कॉस थीटा आएगा, यहाँ पे कॉस थीटा आएगा नहीं, कहाँ से आएगा, एंगुलर पार्ट होता है नहीं इसमें, तो रॉन्ग हो गया वो। अब ऑप्शन वन का सी। वन बोल रहा है वो सही है, और फिर एस तो सही है, तो वो तो सही है, आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। ऑप्शन सी। अब बताइए, बेटा थोड़ा भी अगर इक्वेशन अगर पता रहेगा, इक्वेशन को एक दो बार अगर देख लोगे, तो आपको लगता है कि नहीं इसका कोई क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यस। यस। मैंने जब वही चीज तो भी करा बेटा। हाँ। हम्म, चले बेटा, यही था आपका रेडियल वेव फंक्शन पे प्लॉट बताना, आपका मेन चैलेंज यही था कि कैसे कैसे कंपोनेंट कौन सा जाएंगे, कहाँ पे cos थीटा sin थीटा आएगा, ये बताना था, तो मैंने सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया। क्वाड्रेटिक कब आएगा, तो दो रेडियल नोट्स होता है, क्वाड्रेटिक नहीं आएगा तो एक ही रेडियल नोट्स होता है, मैंने ये बता दिया। अब बेटा ये बता दो, ये 2015 का क्वेश्चन है, ये बताना था आप लोग क्या हो जाएगा।
देखो होता क्या बेटा, ये H माइनस जो होगा ये मल्टी इलेक्ट्रॉन है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है? मल्टी। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एनर्जी किसको वर्क करता है? N+L पे। N+L से जब मैंने बताया था आपको एनर्जी लेवल बताइएगा, तो मैंने बताया था आपको 1s रखने के लिए, फिर मैंने बोला था 2s रखने के लिए, याद करो आप लोग। फिर मैंने बोला था 2p रखने के लिए। 2p में कितना ऑर्बिटल होता है? 2। और फिर मैंने क्या बताया था इसको 4s, आप क्या लिखेंगे? 3s रखेंगे यहाँ पे। कुछ ऐसा बताया था आपको? आप बेटा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सा होगा? बेटा जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सा होगा? 2s। और सेकंड एक्साइटेड स्टेट माने की होगा बोल? 2p। नाउ this 2p orbital has the 2p सबसे having how many degenerate orbitals? अगेन बता बेटा, ये जो 2p लिया आपने सेकंड एक्साइटेड स्टेट, उसमें कितना डिजेनरेट ऑर्बिटल है? 3 ही है। 3 ऑर्बिटल है कि नहीं? डिजेनरेट 3 तीन होगा कि तीन नहीं? ऑर्बिटल। 3। तीन हो गए। आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा कि नहीं बताइए आप लोग। यस सर। आप खुद से बताइए, हाइड्रोजन के लिए जब डिजेनरेट ऑर्बिटल की बात करते हैं हम लोग, तो जितना भी 3s तो जो भी आएगा 2s 2p सबकी एनर्जी सेम हो जाएगा कि नहीं वहां पे? तो जब आप दोनों, जब हाइड्रोजन का मान लो कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट का बात करेंगे, तो इसका मतलब कौन सा ऑर्बिट का बात कर रहा हूँ? 3 का। अब 3 में जितना भी ऑर्बिटल होगा सबकी एनर्जी सेम होगा कि नहीं? 3s 3p 3d का, तो वहां पे ऑर्बिटल लाइन हो जाएगी कि नहीं? माइनस बोल। यस। डेटा पूछिए अभी कि हाइड्रोजन दोनों, ऑल द ऑर्बिटल ऑफ दिस ऑल ऑर्बिट हैविंग सेम एनर्जी, तो वहां पे सीधा n स्क्वायर होता है डिजेनरेट ऑर्बिटल का। मल्टी इलेक्ट्रॉन में जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, उसके अकॉर्डिंग आप डिजेनरेट ऑर्बिटल डिसाइड करोगे। तो बेटा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, तो n+L पे डिजेनरेसी आप दिखाओगे। n स्क्वायर का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। मैं क्लास में भी बता देता, क्लास नोट्स में लिखा हुआ, क्लास में भी बता चुका हूँ मैं आपको। रेडी लगा यहाँ पे? आप लोग कैसे करोगे ये बता दिया मैंने आपको। और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी आप कर ही सकते हो। नहीं तो ये तो बता दिए थे आपको, उधर ही क्वेश्चन आ गया था। अब ये बताना आप लोग, ये क्वेश्चन आपको पैकेज से ही खुद से कर सकते हो कि नहीं? यहाँ पे ये कर सकते हो आप लोग। बोले रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन टू फॉर्म द HBr in presence of light initiated by the photo decomposition of Br2 into 3b bromine atom। फ्री रेडिकल में तोड़ देते हैं उसको हम लोग। by absorption of light, the bond dissociation energy of bromine दिया आपका 192 किलो जूल पर मोल्स। तो व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन्स? बोला दैट वुड इनिशिएट द रिएक्शन। तो बेटा ये जो फोटोन आप यूज करो ब्रोमीन का बॉन्ड तोड़ने के लिए कि हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ने के लिए? क्वेश्चन पढ़ो नहीं। ये जो फोटोन यूज कर रहे हैं ब्रोमीन का बॉन्ड तोड़ने के लिए कि हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ने के लिए? ब्रोमीन का। तो वो बोल रहा है कि एक ब्रोमीन का जो बॉन्ड है आपका, ये बोल रहा है कि ब्रोमीन का जो बॉन्ड है, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे यहाँ पे एच म्यू दे के तोड़ेंगे, ये ब्रोमीन ब्रोमीन फ्री रेडिकल में बोल रहा है कि आपको उसको अलग कर दीजिए। तो बोला कि इसको तोड़ने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? तो बोला है कि बॉन्ड एनर्जी कितना आपका 192 किलो जूल। तो ये 190 किलो जूल जो है, ये पर मोल है कि पर मॉलिक्यूल्स है? पर तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ब्रोमीन का जब जाएंगे हम लोग फाइंड करने ब्रोमीन का, तो ये क्या करेंगे 192 बाई क्या करेंगे आप बता दो? 96.5 कर देंगे तो इलेक्ट्रोवोल्ट में आ जाएगा कि नहीं पर मॉलिक्यूल? अरे बेटा सीधा बॉन्ड एनर्जी की देखो, अगर आपको बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना वेवलेंथ देगा, वेवलेंथ से डायरेक्टली आप इलेक्ट्रोवोल्ट में चले जाओ, इलेक्ट्रोवोल्ट को डायरेक्टली 96.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सीधा बॉन्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल में चला जाता है। अगर कहीं पे बॉन्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल में दिया है, तो उसको इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए सीधा डिवाइड कर दो 96.5 से। मैंने रिलेशन बता चुका ऑलरेडी क्लास नोट्स में। आप क्या करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोवोल्ट पर मॉलिक्यूल, देखो ये क्या था कि आप 192 किलो जूल जो आप एनर्जी लोगे, उससे आप कितना मोल ब्रोमीन को तोड़ोगे? 1 मोल।
माइनस बोल वन बोलते हैं एनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उठा के तो। यस। लेकिन एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, तो बाय 96.5 करेंगे तो इलेक्ट्रोवोल्ट में आ जाएगा कि नहीं वो एनर्जी। आप बताइए। नाउ अब ये जो बॉन्ड एनर्जी होगा दैट शुड बी द एनर्जी ऑफ फोटोन, और दैट शुड बी 1240 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर हो जाएगा कि नहीं। ये इसको सीधा 1240 नहीं करेंगे, इसको 12,400 कर देंगे तो लैम्डा एंगस्ट्रम आ जाता है कि नहीं, यहाँ पे बता दो तो फॉर्मूला दिए थे कि नहीं आपको। लेकिन एनर्जी किस में रखना है आपका, इलेक्ट्रोवोल्ट में रखना है एनर्जी, याद करो। इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी जैसे रखेंगे तो आप क्या करेंगे 190, यहाँ पे क्या करेंगे आप 192 बाई 96.5 इंटू 12400। अब बेटा इसको मल्टीप्लाइड कर दोगे किससे, आप वेवलेंथ से। अब यहीं से वेवलेंथ आपको फाइंड करना है, तो वेवलेंथ आपको एंगस्ट्रम में फाइंड करना है। 12400 इंटू 96.5 अपन 192, ये आ जाएगा आपका एंगस्ट्रम में डायरेक्ट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जब मैं डिवाइड करूंगा ना तो ये टू ईयर जाएंगे तो 6000 के करीब आ जाएगा ना। देखो बेटा ऑप्शन बहुत दिया 6000 के क्लोज, आई थिंक ऑप्शन डी आ जाता था। देखा मैंने तो ऐसे तो ऑप्शन डी। 96.5 को आप 100 लेके चलो ना, 100 लेके चलो भैया, 192 से उसको अप्रोक्सीमेटली आप दो से कट कर दो। जहाँ पे 62 देख रहा हूँ तो वहां पे मेरे को ऑप्शन टू ही दिख रहा था, डी दिख रहा था। आकाश बताइए आ जाएगा ऑप्शन डी। कैलकुलेट कर। कैलकुलेट कीजिए ना वहाँ पे, अप्रोक्सीमेशन लीजिए ना तो आप नीचे टू कर दीजिए, और टू से डिवाइड कीजिए 6200 आ रहा है तो वहाँ पे आ रहा था कि नहीं, वो 62 आना चाहिए, तो 62 फोटो सिक्स करके दिया। वन हाँ देखिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं सीधा इसको दो से कट कर देंगे, जैसे किया था 6200 आ रहा था तो मैं पकड़ लिया यहाँ पे। हाँ सर, 623। आप बताइए बेटा, तो ये सब जो होगा अगर मान लो नहीं, अगर मैं प्रोसेस अगर लेंगे तो एक प्रोसेस और क्या हो सकता है कि यहाँ से मैं जो एनर्जी है बॉन्ड एनर्जी, उसको मैं 192 इंटू एन ए कर देता, या सीधा 192 करता एस सी वाई लेमडा इंटू क्या कर देता एन ए कर देता। अब बेटा जैसे एन ए करते हैं यहाँ पे किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर देते, तो यहाँ से फिर लेमडा फाइंड कर लेते, तो लेंदी प्रोसेस हो जाता है कि नहीं पूरा वो। हाँ। हाँ इसीलिए सीधा क्या कीजिए, सीधा आप याद रखें कि बॉन्ड एनर्जी किलो जूल को इलेक्ट्रोवोल्ट में कैसे लाएंगे, और इलेक्ट्रोवोल्ट में अगर एनर्जी फाइंड कर लिया आपने एक बॉन्ड का, तो फिर उसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे 96.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुछ आइडिया लगा बैठा है यहाँ पे। हाँ। बेटा ये कर लोगे आप लोग। स्टेशनरी helium ion emitted the photon corresponding to the first line of the Lyman series। अब वो जो फोटोन इमिट किया वही फोटोन आपने क्या किया वहां पे, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट करवा दिया हाइड्रोजन से, तो बोल रहे उसको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ क्या होगा। तो बेटा यहाँ पे एनर्जी कहाँ से आ रहा है आपका, एच से। हाँ। एच प्लस क्या फर्स्ट लाइन लेमन सीरीज लिए, यहाँ पे 2 यूनिट आपका क्या होगा चार्ज है यहाँ पे, और जैसे आप जाओगे यहाँ से क्या करोगे, ये लेमन सीरीज है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ से वेवलेंथ निकल गया वो। तो मेरे को चेक करना है यहाँ पे कितना इसके एनर्जी डिफरेंस होगा। अगर एनर्जी डिफरेंस पता चल जाएगा ना तो मैं सारा इन्फॉर्मेशन फाइंड कर लूंगा। अब बता दो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे एनर्जी जो यूनिट्स होगा वो किसके इक्वल होगा, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर लेंगे तो टू स्क्वायर लेंगे, और ये वन स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर होगा कि नहीं, सब में बताइए। मान जब अगर वैसे 13.6 लेंगे बेटा, थ्री कर देंगे तो ये इलेक्ट्रोवोल्ट आ जाएगा कि नहीं। हाँ। जैसे करेंगे थ्री करेंगे तो ये थ्री से 18 वन ले लेंगे। 40.8। हाँ जैसे जाएंगे 9 करेंगे तो जीरो आ जाएगा, जो फोर रहेगा तो 40.8 इलेक्ट्रोवोल्ट आ जाएगा कि नहीं बताइए। हाँ सर। अब बताइए हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन कितना से बॉन्डिंग रहता है, ये -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट से। बेटा इसको हटाने के लिए फिर वहां पे जाएगा इलेक्ट्रॉन अपना मूव कर रहा है किसके तरफ, एक पार्टिकल की तरफ मूव कर रहा है, तो ये काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ रहा है। तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक पर जब जाएंगे तो आपको वर्क फंक्शन कितना यहाँ पे काम करेगा 13.6 का।
क्योंकि बेटा वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, फोटोन, उसी को आप हाइड्रोजन में दे दिए, हाइड्रोजन को नॉकआउट कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिमूव कर दिया। अब इतना ज्यादा एनर्जी दे दी कि इलेक्ट्रॉन तो वहां से हट भी जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक भी मिल जाएगा। तो वही काइनेटिक आपसे पूछ रहा है। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी 40.8 आया, और 13.6 उसको फ्री करने के लिए होगा, और उसका रिमेनिंग क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी चला जाएगा। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा यहाँ पे, 40.8 इन ट्वेंटी माइनस क्या सेवन कर, पॉइंट टू कितना आ जाएगा, 90, 27.2। 27.2 इलेक्ट्रोवोल्ट आ गया। तो इसको हम लोग किलो जूल, इसको जूल में ले सकते हैं कि नहीं, बताइए, जूल में ले सकते हैं कि नहीं हम लोग, 1.602 इंटू 10 19 क्या क्या आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। अब जूल आएगा तो हाफ एम पी स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं बेटा, बताइए, हाफ एम पी हाँ सर। स्क्वायर। तो 27.2 ले लेंगे, इंटू क्या करेंगे, 1.602 इंटू 19 कर दीजिएगा। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लीजिएगा, तो 9.1 नाइन इंटू पॉइंट टेन वन माइनस टेन टू थर्टी, माइनस 31 के जी ले लीजिएगा। तो बी का स्क्वायर आ सकता है कि नहीं, बताइए। अगर मेरे को बोलिएगा अप्रोक्सीमेशन में, तो अप्रोक्सीमेशन में मैं ऑप्शन पकड़ लूंगा आपको। तो बताइए, कुछ आइडिया लगा बेटा कैसे करोगे, बी स्क्वायर का वैल्यू, बी का वैल्यू फाइंड कर सकते हो कि नहीं यहाँ से। हाँ सर। तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ये कि स्टेशनरी He प्लस आयन इमिट द फोटोन करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट, स्टेशनरी है वो, इतना लाइमन सीरीज में, द फोटोन लिबरेटेड, देखो, द फोटोन लिबरेटेड अ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पार्ट है। समझ में आ गया ये, मैंने कितना पूछे इसको, ऐसा ये समझ में आ गया, हमेशा बताइए समझ में आ गया कैसे करेंगे ये सब। सर। हाँ, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा ये सब, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत क्लैरिटी मिलेगा, ये सब प्रैक्टिस करते करते तभी आपको ये समझ में आएगा। तो कुछ बेटा आइडिया लगा यहाँ पे कैसे करेंगे ये सब, और हाँ सर। बस और वे, और देखो, मैं वेव फंक्शन का जो प्लॉट है वो ग्राफ, वो जो मैंने एक पेज बनाए रखा है, वो पेज मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, कल मैं उसको रिफ्रेश करके एक पूरा डिटेल में एकदम क्लैरिटी के साथ में पिक्चर भेज दूंगा आपको। मैं आई बात समझ में, कल भेज दूंगा। ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन का फ्रेमिंग जो था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन क्वेश्चन जब बनाने जाओगे तो थोड़ा इजी लगा कि नहीं, इसमें बताओ, अगर थोड़ा थोड़ा अगर मेरे को ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन पता रहेगा तो बना लेंगे कि नहीं? हाँ सर। और सुनो, और सुनो, एक चीज और बता रहा हूँ आपको, एक ग्राफ अगर देखिएगा, एक ग्राफ देखिएगा तो ये रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफ है ये, देखो क्लियरली बोल रहा है कि नहीं, सम रिप्रेजेंटेशन नॉर्मलाइजेशन रेडियल वेव फंक्शन फॉर द हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक सिस्टम। मैंने बोल रहा है यहाँ पे, अगर मैं 1s के लिए और वाइटल के लिए यूज करूंगा, तो 1s के लिए आर का वैल्यू न्यूक्लियस पे 0 कर देंगे तो साई का वैल्यू तो 0 नहीं होगा। अरे बेटा यहाँ पे आर, ये क्या है सुनिए, ये है आपका 2 इंटू जेड बाई ए नॉट 3/2, एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे जेड आर बाय ए नॉट, ये है आपका। अब ये बताओ ना, अगर मैं न्यूक्लियस का बात करूंगा तो आर इक्वल टू 0 अगर करेंगे एट न्यूक्लियस पे, तो साई का वैल्यू 0 होगा कि नॉट 0 होगा, बताइए। अरे बेटा ये ना 0 हो जाएगा, ये तो रह जाएगा ना आपका, बताइए आप लोग। तो इसका मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस पे मैक्सिमम वैल्यू हो गया कि नहीं, बताइए आप लोग। और जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ये घट बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, नीचे जाएंगे तो इसको डिवाइड हो करेंगे, तो वैल्यू आपका साइकिल डिक्रीज होता जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने क्लास नोट पे कर रहा था कि नहीं, कैसे आगे सारा डिस्टेंस डिक्रीज होते रहता है, बताया था कि नहीं आपको, याद करो। तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा कि स्ट्रेट लाइन डिक्रीज होगा, ये बताओ तो बेटा। एक्सपोनेंशियली, इसलिए ग्राफ जब 1s का लिए थे तो कुछ ऐसा गया था कि नहीं, याद करिए। हाँ सर। आपका आ गया। अब इधर 2s का जब जाएंगे तो यहाँ पे नोट आ गया कि नहीं, हाँ इसीलिए उसका जब प्लॉट लिए तो उसका प्लॉट लिए तो कुछ ऐसा प्लॉट आ गया था कि नहीं, इस तरह से आया था कि नहीं। हाँ सर। अब तो पी का जब बात करोगे तो बेटा पी का बात जब करेंगे तो यहाँ पे यू जब आ गए यहाँ पे, तो जैसे आर 0 करेंगे तो साई का वैल्यू 0 हो जाएगा कि नहीं, हाँ इसका मतलब न्यूक्लियस पे इसका वैल्यू 0 आने वाला है। तो इसका जब प्लॉट करते थे तो 0 से लेके चलते थे कि नहीं हम लोग, याद करो। हाँ, बिल्कुल सर। अब बेटा समझ में आ गया कि 0 से लेते थे हम लोग। अब देखो यहाँ पे,
3s का बात करूंगा। देखो ये जो ग्राफ मैंने जीरो से कहाँ से स्टार्ट होगा, किसका होगा, अब बता दो तो पीछे। ये बता रहा हूँ आपको। अगर 3s का बात करेंगे तो 3s में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है कि नहीं, मैंने बोल। यस सर। তাহলে কি দুটো নোট হবে কিনা बोल। हाँ सर। हाँ। और न्यूक्लियस पे जाएंगे तो यू का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तभी भी तो मैक्सिमम वैल्यू रहने वाला है कि नहीं वहाँ पे। हाँ सर। इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमम फ्रॉम द न्यूक्लियस ही जाएगा ये। मतलब इसका अगर प्लॉट लूंगा, इसका प्लॉट अगर लेंगे तो कुछ साइबर वर्सेस आर का अगर प्लॉट लेंगे तो कुछ ऐसा जाएगा कि नहीं आपका, ये इस तरह से जाएगा कि नहीं, बताओ प्लीज। हाँ सर। तो बेटा कुछ समझ में आया प्लॉट कैसे जाता था, साइबर वर्सेस आर का, साइड स्क्वायर वर्सेस आर का, कुछ आइडिया लगा इस प्लॉट का। तो बेटा ये सब इक्वेशन लर्न नहीं करना, मैंने इक्वेशन से बताया आपको कि कैसे कैसे प्लॉट लिए थे, कहाँ पे मैंने जीरो से स्टार्ट किए थे, कहाँ पे मैक्सिमम फ्रॉम द निकले से लिए थे। ये प्लॉट यहाँ से आया था आपका, रेडियल वेव फंक्शन का प्लॉट था। और ये एंगुलर वेव फंक्शन नहीं, रेडियल एंगुलर दोनों, ये कंप्लीट वेव फंक्शन का प्लॉट है। इस प्लॉट ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन से भी हम लोग देख के बता सकते हैं कि जेड एक्स के लिए होगा, कि वाई का कंपोनेंट का होगा, कि जेड कंपोनेंट का होगा, मतलब पी एक्स का होगा, पी वाई का होगा, पी जेड का होगा, या एस और वाई का, वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ भी क्वाड्रेटिक आएगा तो दो नोड हो जाता है, एक और नहीं आता, माइनस का तो एक नोड होता है, कुछ नहीं होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, सीधा जीरो नोड बोलते हैं। तो बेटा कुछ आइडिया लगा आपका रेडियल फंक्शन का प्लॉट से लेके इंफॉर्मेशन सब, बताइए। समझ में आया आप लोगों को, बताइए यहाँ तक टॉपिक। प्लान बताओ, समझ में आया, प्रज्ञान बताइए समझ में आया, कुछ आइडिया लगे हाँ यहाँ सर पे। समझ गई। यस सर। तो चलिए अब मैं मीटिंग को इन कर रहा हूँ, कुछ टाइम हो गया, नेक्स्ट डे जब आइएगा, नेक्स्ट डे आपका प्रोग्रेसिव क्लास कर देंगे, उसका पीरियड टेबल का एडवांस मैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक में लूंगा, ठीक है। चलिए सही है। बाय सर, गुड बाय नाइट। बेटा, गुड नाइट Good बेटा। night, sir. राइट सर। राइट सर। नेक्स्ट डे मिलते हैं।